स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू प्लान फॉर स्टडी अब्रॉड मीन्स आपको स्टडी अब्रॉड के लिए कैसे प्लानिंग करनी है। वाई फॉरेन एडमिशन, क्यों लोग फॉरेन में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तब भी वो फॉरेन एडमिशन में जाना चाह रहे हैं। आपको अपनी कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी है, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, कौन सा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, विच कॉलेज टू सिलेक्ट, हाउ टू गेट स्कॉलरशिप, एंड फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज प्रोफाइल बिल्डिंग, हाउ टू बिल्ड अप योर प्रोफाइल, because on the basis of profile you'll get a scholarship and you'll get the best of the universities in the world. And how many funds, how much funds required for study abroad, and how to earn money there, to how to get part-time jobs, what is the cost of living, what are the language requirements for various countries like Germany, France, and कितने टाइप के एडमिशन्स होते हैं। स्प्रिंग एडमिशन, जैसे इंडिया में तो एक ही बार एडमिशन होता है साल में, जून जुलाई में, अगर पैंडेमिक नहीं होती, बट वहां पे साल में 3 बार या 4 बार एडमिशन होते हैं। which entrance exams, which proficiency tests you need to give, like IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, SAT, what are the job opportunities after after your course completion, वहां पे क्या job opportunities है, क्या वहां पे PR ऑप्शन है। PR का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं, दे प्लान कि मुझे आफ्टर स्टडी या वहां पे मुझे, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग, आई विल कम टू क्वेश्चन आंसर्स राउंड। अभी जो चैट पे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चंस, तो अभी उज्जवल सचदेवा ने लिखा है बकवास है सब। बेटा, अगर आपको बकवास लग रहा है तो आप इसको हटा दो, आप एग्जिट कर जाओ, अगर आपको स्टडी अब्रॉड में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज ये ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसे स्पैमिंग मत करें और डेकोरम को मेंटेन करें, दैट इज। और ये जो बच्चे जो उल्टी सीधी चीजें लिख रहे हैं, इनको रिमूव कर दिया जाए। मॉडरेटर झलक, आप Garima ma'am, please remove them if they write anything. Please remove them. Sir, sure. Without asking. Sir. जो yes yes. सर आप पढ़िए भी नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप इनको लिखने दीजिए, आप अपना you just continue with your sir presentation. Right sir. वो तो लिखेंगे सर, don't worry. हाँ yes, thank you very much. तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बताएंगे कि स्टडी अब्रॉड को लेके ना बहुत सारे मिथ्स है माइंड में। सबसे पहला मिथ तो यही है कि स्टडी अब्रॉड बहुत एक्सपेंसिव है। सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टडी अब्रॉड बहुत एक्सपेंसिव है। यस, स्टडी अब्रॉड एक्सपेंसिव है। अगर आप इंडिया में पे करते हैं तो आपको रुपीज में पे करना पड़ता है। इफ यू पे इन डॉलर्स, पाउंड्स, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बट you need to calculate ROI. You need to calculate ROI. ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन पे। मैं इसको एक्सपेंस वर्ड नहीं यूज कर रहा, मैं इसको यूज कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। आप एक अपने ऊपर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक पेरेंट्स आए, ही इज फ्रॉम बनिया फैमिली, और बनियों में तो ये होता है कि वो बच्चों की ना जल्दी शादी कर देते हैं। तो उसके फादर, एक लड़की के फादर मेरे पास आए 1 साल पहले कि सर मैं इसको अब्रॉड पढ़ाना चाहता हूँ, इसके अब्रॉड पढ़ने में 30-40 लाख का खर्चा होगा, मैं इसकी शादी पे 30-40 लाख लगाने से अच्छा मैं इसको 30-40 लाख की अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ, सो दैट ये आगे जाके लाखों रुपए कमाए और अपने लिए अच्छा फैमिली ढूंढ ले, खुद ही ढूंढ ले या हम ही करेंगे, लेकिन हम हाउसवाइफ नहीं बनाना चाहते इसको। मतलब एक मेंटालिटी चेंजेस हो रहे हैं कि आपको स्टडी अब्रॉड को एक्सपेंसिव समझना है या उसको एक इन्वेस्टमेंट समझना है। क्योंकि अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं, अगर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी हैं, आपके पास अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं, आप रैंक होल्डर्स हैं, तो ये आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। अगर 2 साल या सर आवाज ब्रेक, फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं। सर आवाज ब्रेक हो रही है बीच में ना, मतलब इट इज ब्रेकिंग इन बिटवीन। ओके सर, अब आ रही है क्लियर? अब क्लियर आ रही है?
Am I audible now? Yes sir. Yes, बीच-बीच में भी हो जाता है। तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर आप स्कॉलरशिप्स लेके जाते हैं, अगर आप लोन्स भी लेके जाते हैं और उसके इंटरेस्ट आप आफ्टर योर जॉब पे करते हैं, तब ये आपको एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कौन इसको किससे कंपेयर करता है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे जेई का एग्जाम बड़ा टफ होता है, नीट का एग्जाम बड़ा टफ होता है, तो स्टडी अब्रॉड जाने के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। स्टडी अब्रॉड का एग्जाम टफ नहीं होता। इफ वी टॉक अबाउट आइल्स का जो एग्जाम है, IELTS, वो एक इंग्लिश टेस्ट है। आइल्स का एग्जाम जो है वो एक इंग्लिश का टेस्ट है। सैट के एग्जाम में भी SAT का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ USA में होता है। और SAT के एग्जाम में अगर हम SAT की बात करें तो SAT का एग्जाम भी ज्यादा टफ नहीं होता है। इसमें 9-10th लेवल का मैथ्स आता है SAT के एग्जाम में, इंग्लिश आती है 9-10 लेवल। कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो ये इंडिया की तरह नहीं है कि जेई या नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, बहुत टफ कंपटीशन है। हाँ, मैं एक बात जरूर क्लियर करूंगा स्टूडेंट्स को, जो लोग मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, उनको GMAT या GRE का एग्जाम देना पड़ता है। जैसे कैट का एग्जाम टफ होता है इंडिया में, वैसे थोड़ा सा टफ, ज्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा टफ होता है GMAT, बट कैट के कंपैरेटिवली वो टफ नहीं होता। सो बच्चों के माइंड में ये होता है कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होंगे। Just 1 minute. Sorry to interrupt you, sir. What I've done is I have blocked the chat option. So now nobody can use the chat option. तो जिसको भी कोई भी डाउट पूछना है, they will just raise their hand afterwards, and we will unmute them. So there is no chat option in this meeting today. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Okay. So अगर स्टडी अब्रॉड में एग्जाम्स की बात आती है, एंट्रेंस एग्जाम की, तो इट इज वेरी नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी, इट इज मीडियोकर। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो, फोकस दो, तो एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। थर्ड मिथ ये है कि रेसिज्म प्रॉब्लम है। तब देखो, रेसिज्म प्रॉब्लम तो इंडिया में भी है, यहाँ पे भी इतने सारे रॉयट्स होते हैं, हिंदू मुसलमान होते हैं, वहां पे ब्लैक और व्हाइट की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा रेसिज्म प्रॉब्लम कई कंट्रीज में होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आप ऐसे एरियाज या ऐसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं जहां पे आप अपनी कम्युनिटी में जाके पढ़ते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे लोग कनाडा जाते हैं, तो कनाडा में मैक्सिमम स्टूडेंट टोरंटो साइड पे क्यों जाते हैं? टोरंटो साइड पे इसलिए जाते हैं बिकॉज वहां पे सारे इंडियंस ज्यादा हैं। और अगर क्यूबेक की बात करें, मैनिटोबा की बात करें, तो वहां पे फ्रेंच डोमिनेटेड एरियाज है। तो इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रेंच एरियाज में कम जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको अपने कल्चर के स्टूडेंट नहीं मिलते हैं। तो जहां पे आपके कल्चर के स्टूडेंट हैं, अगर आप वहां पे रहते हैं, अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, तो आपको रेसिज्म प्रॉब्लम इतनी फेस नहीं करनी पड़ेगी। कई बच्चों के माइंड में होता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत रेसिज्म प्रॉब्लम है। हेलो, एम आई ऑडिबल ना सर? यस सर, यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर। या और कई बच्चों के माइंड में आता है कि लिविंग कॉस्ट इज वेरी हाई। मिथ है कि वहां पे रहना बहुत मुश्किल है, वहां पे खर्चे बहुत मुश्किल है। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा कि इफ यू अर्न इन इंडिया एंड यू स्पेंड इन अब्रॉड, देन इट इज वेरी हाई, देन इट इज वेरी एक्सपेंसिव। आप इंडिया में कमाते हो और अब्रॉड में जाके एक्सपेंस करते हो, रुपीज में कमाते हो और डॉलर्स में कन्वर्ट कराते हो, तब तो आपको महंगा लगेगा सब कुछ। बट इफ यू अर्न इन डॉलर्स एंड यू स्पेंड इन डॉलर्स, then it is not very expensive। इंडियन रुपी से कन्वर्ट करोगे तो आपको लगेगा यार पानी की बोतल 300 रुपए की है, इंडिया में तो ये 30 रुपए की मिलती है। बट इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप अर्न डॉलर्स में कर रहे हो तब आपके लिए वो एक्सपेंसिव नहीं होगा। और कई बच्चों के माइंड में आता है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, हम कोर्स कर लेंगे तो हमारे को उसके बाद जॉब नहीं मिलेगी, हमें टैक्सी चलानी पड़ेगी, हमें मैकडॉनल्ड्स में बर्गर सर्व करना पड़ेगा। अच्छी यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हो, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हो और अपने स्किल एक्वायर करते हो, प्रॉपरली आप सारे के सारे सर्टिफिकेशंस लेते हो, तो आपके लिए जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता दूं, इंडिया में 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। और इफ वी टॉक अबाउट कनाडा में तो सिर्फ 4 करोड़ है, ठीक है। अमेरिका में 33 करोड़ है। तो ये आप ये देखो ना कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे इकोनॉमी अभी हमसे ऑलरेडी 10 साल आगे है। गीत चौधरी रेज हैंड, गीत चौधरी रेज हैंड।
अगर आपकी चौधरी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर प्रेरणा मैम, वैसे मैं बच्चे आपको एक चीज कहूं, आपको आधे घंटा हाफ एन आवर आप सुन लो, उसके बाद आई विल टेक योर क्वेरी सेशन, डोंट वरी। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, कई बच्चों के माइंड में आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब जैसे कई लोग ना जर्मनी जाने की सोचते हैं कि जर्मनी में सुना है स्टूडेंट्स ने देयर इज फ्री एजुकेशन, तो फ्री एजुकेशन है तो ठीक है, फ्री एजुकेशन है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। बट लैंग्वेज का अगर आप A1 A2 और B1 B2 लेवल करके जाते हो इंडिया से, तब आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपली A1 A2 तो करना ही है। जैसे अगर आपने फ्रेंच पढ़नी है, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज पढ़नी है, तो एटलीस्ट A1 A2 लैंग्वेज कर लो। और जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, जैसे USA हो गया, UK हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आयरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो ये मेन कंट्रीज जो है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, वहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती। जो लोग मेडिकल करने जाते हैं, अब मेडिकल के लिए रशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, वहां पे उनको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसके लिए आप मेंटली पहले से प्रिपेयर हैं। तो दीज आर दी मिथ्स एंड फैक्ट्स, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं हम, मिनट प्लीज। स्टडी ओवरसीज का पहला जो हमारा पॉइंट था कि व्हाई स्टडी अब्रॉड, हम इंडिया से बाहर जाके इतने पैसे खर्च के क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपकी जैसे इंडिया में एक ओल्ड लाइफ है, वहां पे समझ लो एक बिल्कुल नई लाइफ होगी। इट्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। आपके करियर अपॉर्चुनिटीज एनहेंस हो जाएंगे, आपकी जो डिग्री मिलेगी, कई बच्चों के माइंड में ये होता है कि वहां से डिग्री करके आएंगे तो उसकी वैल्यू इंडिया में होगी या नहीं होगी। अगर वहां पे आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज कॉलेज से डिग्री करते हो, तो आपकी वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होती है। आपको इंडिया में क्या, आप अगर यूके पढ़ते हो तो आप कनाडा में जाके जॉब करते हो, आप कनाडा में पढ़ते हो तो आप यूएसए में भी जाके जॉब कर सकते हो, बिकॉज उनकी डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और ये एक मल्टी कल्चरल कंट्री, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप पार्ट टाइम अर्निंग भी कर सकते हैं, और आपके पास वीजा भी मिलता है। आपको 2 साल का, 3 साल का कुछ कंट्रीज में वीजा मिलता है आफ्टर स्टडीज। एंड आपको जो प्रोग्राम मिलते हैं, जो प्रोग्राम है वहां पे इंडस्ट्री बेस्ड प्रोग्राम है, मतलब जो इस समय करंट कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, करिकुलम वही पढ़ाया जाता है, और उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप बाहर जाते हो तो आपको बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं इमिग्रेशन के लिए। जैसे कनाडा जैसी कंट्रीज में आपके पॉइंट्स तभी बनते हैं जब आप वहां से एजुकेशन लेते हो। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो है पहले स्टडी वीजा लगाते हैं, उसके बाद ही इमिग्रेशन के लिए प्लान करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे। आई एम सॉरी बच्चों, मैं Sir, I request all the students to keep a note of their questions, and after half an hour, we'll be answering all the questions. Yes, so Q&A session will be there after half an hour. उससे क्या होगा? Please write your questions so that you don't forget those questions. तो unmute करके बात कर। Yeah, please write those questions for you. Okay. Students, one more thing I would like to discuss with you guys कि इंडिया में एडमिशन लेना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। इंडिया में एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट कनाडा, इफ वी टॉक, सबसे इजी एडमिशन जो है इस समय कनाडा में है। अगर हम बात करें कनाडा में, तो अंडर ग्रेजुएट यानी आफ्टर 12th अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए सबसे इजी एडमिशन कनाडा में होगा। सिर्फ दे आस्क 9th 10th 11th 12th scores and only IELTS और TOEFL, no SAT required। SAT मतलब स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये यूएसए में होता है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए। कनाडा की सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज है, अगर आपने SAT दिया है तो इट विल बी एन एडवांटेज फॉर यू। और अगर आपको वहां पे स्कॉलरशिप चाहिए तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन मींस 12th के बाद जो आपका ग्रेजुएशन होता है, और आपको एक सिंपल सा एक SOP और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने स्कूल से लेने होते हैं, और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स, एक प्रोफेशनल वे में लिख के देना पड़ता है, और आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन एक आईवी लीग यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। आईवी लीग यूनिवर्सिटीज जो यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, या वर्ल्ड की जैसे हम टॉप
100 यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसे हम आईवी लीग कहते हैं। आईवी लीग का मतलब हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, येल, पेंसिल्वेनिया, ये यूनिवर्सिटी जो है इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल चाहिए। सिर्फ आईवी लीग में एडमिशन सबसे ज्यादा टफ है। बाकी आप ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अगर आपके 9, 10, 11, 12, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इंडिया में जो होता है स्कोर होता है कि आपको कॉलेज में एडमिशन जो होता है 12th के बोर्ड के बेसिस पे मिलता है। बट इफ वी टॉक अबाउट foreign universities, they consider your entire 9, 10th, 11th, 12th score का average. On the basis of that they will give you admissions. बट इफ वी टॉक अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, यहाँ पे हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ स्टूडेंट्स हो, तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनको जीमैट और जीआरई भी देना पड़ता है अगर उन्होंने एमबीए करना है, और अगर उन्हें मास्टर्स करना है तो उनको जीआरई देना पड़ेगा, उनको वर्क एक्सपीरियंस भी शो करना पड़ेगा, उनको सुपरविजन रिसर्च भी शो करना पड़ेगा, इंटर्नशिप भी शो करनी पड़ेगी। मींस अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है, अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं ग्रेजुएशन इंडिया से करूं और पोस्ट ग्रेजुएशन अब्रॉड से करूं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है इन अब्रॉड, बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस कंट्रीज, वर्ल्ड की जितनी भी मेन कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड के पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं। तो उसमें कंपटीशन बहुत टफ होता है, उसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस भी शो करना होता है, उसमें प्रोफाइल भी शो करना पड़ता है, और 12th के बाद जाओगे तो इजी है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है। सो इट्स अप टू यू। अब आपको अपनी फैमिली में डिस्कस करना है कि आपको अभी जाना है या बाद में जाना है। जब भी जाना है अपने प्रोफाइल पे फोकस करना है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, 1 मिनट प्लीज। वन मिनट। एक मिनट बच्चों, बस थोड़ा हैंग हो गई है। वन मिनट बच्चों। सर प्रेजेंटेशन बंद करके हम एक बार चला लेंगे तो आ जाएगी सर। हाँ थोड़ा हैंग हो गया प्रेजेंटेशन ना, ये आगे बढ़ नहीं रही है। नहीं सर, आप एग्जिट एक बार उसको बंद कर दो, बंद करके ऑन कर लो सर, वो हो जाएगा दोबारा ठीक। एक मिनट मैं देखता हूँ। और ईच सर एक चीज और, यहाँ पर ना 3 डॉट्स हैं जहाँ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वहां पर एक ऑप्शन आता है प्ले साउंड व्हेन समवन लीव्स और जॉइन, उसको आप हटा दो बिकॉज वो देयर इज अ साउंड बहुत आ रहा है। कांस्टेंट साउंड फ्रॉम योर साइड। साउंड बहुत आ रहा है, ओके ओके हटा देता हूँ, ठीक है समझ गया। 1 राइट साइड मिनट में 3 प्लीज। डॉट्स हैं सर, हाँ है। उस पे लिखा है व्हेन समवन लीव्स और जॉइंस, तो वो साउंड नहीं आनी चाहिए। ओके 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 ओके। झलक एक बार देखना, मैं सर ये प्रेजेंटेशन को देख रहा हूँ पहले, जरा साउंड का तो बाद में देखता हूँ। ठीक है सर, आप ये इसको ऑफ कर, आप पीपीटी बंद करके दोबारा चाहिए आ जाएगी। ओके 1 मिनट। वन मिनट प्लीज सर, मैं पीपीटी हैंग ही हो गई है पीपीटी, मैं उसको बंद करके दोबारा से रीस्टार्ट कर। पूरी बंद करनी पड़ेगी, पूरी शट करके दोबारा ऑन। हाँ वो आगे बढ़ नहीं रही प्रेजेंटेशन। ठीक है हो गई बंद। नाउ आई एम रीस्टार्टिंग द पीपीटी। हो गया सर, थैंक यू फॉर
Yes, sir. Now it is visible. Yes, sir, please. Charlie, thank you. Thanks, audience, for bearing. तो स्टूडेंट्स, अब अब्रॉड में देयर आर वेरियस स्टडी ऑप्शंस. आपके पास इतनी सारी स्टडी ऑप्शंस हैं. इंडिया में तो स्टडी ऑप्शन सिर्फ आपको टॉप मोस्ट कॉलेजेस में मिलेंगी, जैसे आईएम्स हो गया, हो गया, आईआईटीज हो गए, एम्स हो गया. सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटीज में, जैसे डीयू हो गया, बट इनमें कंपटीशन बहुत टफ है. अब अगर हम रैंकिंग की बात करें आईआईटीज की, आईएम्स की, तो वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग 200, 250, 300, डीयू की भी रैंकिंग इतनी है. और उससे टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज में भी आपको बहुत इजीली एडमिशन मिल सकता है अगर आप अपने सिर्फ 12th के और 9th 10th के 11th के ग्रेड्स अच्छे ले लें और अच्छा सा प्रोफाइल बना लें. और आपको अब्रॉड में डबल डिग्री ऑप्शंस भी है, कोऑप ऑप्शंस भी है. और कोऑप ऑप्शंस क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा बच्चों को. इंडिया में क्या होता है कि जब भी आप कोई कोर्स करते हैं, आपको उसको कोर्स करने के बाद आपको कॉलेज में प्लेसमेंट मिलती है. लेकिन अब्रॉड में कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का अगर टाई अप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी से है, मान लो BMW से है, मर्सिडीज से है, तो अगर बच्चा 4 साल की ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बाहर से कर रहा है, तो वो 3 साल जो है वो कॉलेज में पढ़ेगा और 4th ईयर वो उस इंजीनियरिंग कंपनी में, ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब करेगा, या समझ लो इंटर्नशिप करेगा, या समझ लो कोऑप करेगा. यानी आपको उसके पैसे भी मिलेंगे. इंडिया में इसको इंटर्नशिप बोलते हैं, लेकिन 1 महीने की होती है. वहां पे पूरा का पूरा सेमेस्टर, इवन पूरा का पूरा ईयर. कई बच्चे होटल मैनेजमेंट करते हैं, वो होटल मैनेजमेंट में, मतलब आप कभी भी स्टडी अब्रॉड के लिए जाओ तो सबसे पहले यही प्लान करो कि आपको कोऑप ऑप्शन मिल जाए. कोऑप ऑप्शन के 2-3 बेनिफिट्स हैं. पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप कोऑप ऑप्शन लेते हो तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है. सेकंड, अगर आप कोऑप ऑप्शन लेते हो तो आपको कुछ सैलरी भी मिलती है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी नेटवर्किंग बनती है, आपकी वर्क प्लेस में नेटवर्किंग बनती है. एंड आफ्टर दैट आपको 95% केसेस में जहां पे भी स्टूडेंट कोऑप ऑप्शन ले रहे होते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स को जॉब भी ऑफर हो जाती है. यानी आपको जॉब हंट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आप इजीली जॉब ले सकते हैं अगर आप अपना कोर्स पहले दिन से ही कोऑप ऑप्शन पे लेके चलते हैं. और जो है लिबरल स्टडीज. लिबरल स्टडीज इंडिया में भी है. इफ वी टॉक अबाउट अशोका यूनिवर्सिटी, इफ वी टॉक अबाउट फ्लेम्स यूनिवर्सिटी, लेकिन वहां पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में लिबरल स्टडीज है. लिबरल स्टडीज का मतलब एक केमिकल इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा भी हिस्ट्री पढ़ सकता है, फोटोग्राफी पढ़ सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ सकता है. मतलब अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सा आगे करियर बनाना है, तो आप 3-4 मेजर ऑप्शन ले सकते हैं और आप लिबरल स्टडीज भी कर सकते हैं. वहां पे 90% यूनिवर्सिटीज लिबरल स्टडीज ऑप्शन देती हैं. यानी स्टूडेंट्स को फ्रीडम है. इंडिया की तरह नहीं है कि आपको इको ऑनर्स कर रहे हो या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो आपको सिर्फ अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स ही पढ़ने पड़ेंगे. वहां पे आप अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज कर सकते हो. और जॉब की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप वीकेंड पे भी जॉब कर सकते हो, आप ऑनलाइन जॉब भी कर सकते हो, आप लेट नाइट जॉब भी कर सकते हो. तो काफी सारी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं आपको अब्रॉड में. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. सर आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज नेट में, तो बार बार ना ये पीपीटी जो है ना, स्लाइड जो है वो हैंग हो रही है. तो आई थिंक मैं इसको ना स्लाइड शो ना चला के इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा. नहीं तो इससे बच्चों को डिस्टर्बेंस होगी और मुझे भी डिस्टर्बेंस होगी. सो 1 मिनट प्लीज. मैं पीपीटी ऑन कर लेता हूँ, लेकिन मैं स्लाइड शो नहीं चला रहा, मैं पीपीटी को ही एक्सप्लेन करूंगा ताकि सर हमारे बैकअप ऑफिस के, सर हमारे ऑफिस में जहां मैम चला रही हैं उसमें है हमारे पास पीपीटी वाली. ये पीपीटी सर है दूसरी मैम के पास. मैं इस पे दिखा रहा हूँ, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब मैं पावर पॉइंट स्लाइड शो नहीं चला रहा, अब इस तरीके से चला रहा हूँ. राइट सर? नहीं तो आप मेजर मेल भी कर सकते हो अगर प्रॉब्लम आए तो. हाँ ठीक है सर. अभी आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. राइट? विजिबल है स्क्रीन पे या नहीं है? अभी नहीं आई सर. 1 मिनट, अभी आ जाएगी. आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब मैंने इसका ऑप्शन देख लिया है. स्टूडेंट्स, आपके लिए अब्रॉड में सबसे बड़ी चीज जो है वो क्वालिटी एजुकेशन है. क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है कि जैसे इंडिया में अभी 1 मिनट,
अगर इंडिया में जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतनी रिसर्च नहीं होती, चाहे आप इवन डीटीयू की बात कर लो, आईआईटीज की बात कर लो। हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस साल आई है, देखते हैं कि उसका क्या होता है। बट फॉरेन कंट्री में जो करिकुलम होता है वो इंडस्ट्री अप टू डेट होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, वेल मेंटेन लैब्स होती है। सबसे बड़ी चीज जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है वहां पे पॉसिबल है कि आपके पास अपने प्रोफेसर को चूज करने का ऑप्शन है। मतलब अगर आपको जिस प्रोफेसर से पढ़ना है, मान लो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर अच्छा है, स्टूडेंट ने उसका फीडबैक दिया है। जैसे आप लोग ट्यूशंस पढ़ते हैं, अपनी मर्जी से कि कौन सा टीचर अच्छा है उससे आप ट्यूशन पढ़ते हैं। सिमिलरली वहां पे आपके पास कुछ यूनिवर्सिटी ये चॉइस देती है कि आप अपने टीचर्स को चूज कर सकते हो कि किस टीचर के अंडर आपने रिसर्च करनी है, किस टीचर से आपने पढ़ना है। और वहाँ की फैकल्टीज अपडेटेड है बिल्कुल, क्योंकि उनके रेगुलर वेबिनार्स होते रहते हैं, रेगुलर रिसर्च होती रहती है। एंड देयर इज 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस। इंडिया में नहीं होता, वहां पे 24/7 जो है लाइब्रेरी एक्सेस है। तो ये सारी चीजें आपको वाई स्टडी अब्रॉड, इवन आपको वहां पे ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, आपका नेटवर्क बनता है, अलग अलग कंट्री के लोगों से आपका फ्रेंडशिप बनती है, ताकि आपको फ्यूचर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। इवन अगर आप पढ़ाई करके अगर इंडिया वापस भी आ जाते हो, तब भी आपका नेटवर्क जो है वो फॉरेन नेशनल्स के साथ होगा, तो आप उनके साथ फर्दर इंडिया से भी बिजनेस कर सकते हो। और मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि वहाँ पे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पे मास्टर्स करके, इवन आईआईटीज करने वाले स्टूडेंट्स भी मास्टर्स करके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। इंडिया से आईआईटी करते हैं, आईएम करते हैं और सेटल बाहर होते हैं, पीआर ले लेते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस बताती हैं कि क्यों स्टूडेंट इतना एक्सपेंसिव कोर्स, स्टडी अब्रॉड का कोर्स करते हैं। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं स्टूडेंट्स, कि आपको अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। आपको अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। अगर आप अभी में 10th क्लास में हैं, 11th क्लास में हैं, अगर आप अपने साथ पेपर पेन लेके बैठ जाओगे तो आपको ये सब चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी, आपको नोट भी करना है। सबसे पहले आपको स्टूडेंट क्या करना है, अपना प्रोफाइल बिल्ड करना। प्रोफाइल बिल्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आप प्रोफाइल बिल्ड करते हो, प्रोफाइल का मतलब है अपना रिज्यूमे बनाना। प्रोफाइल का मतलब है कि आपने स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज की, आपने कौन से ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट किया, कौन से डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, कहाँ कहाँ इंटर्नशिप की। अभी प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको जर्नी का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि अगर आपने इंडिया से बाहर जाके पढ़ना है, तो अगर आप इस समय 12th में है, तो कम से कम आपको 6 महीने का टाइम तो चाहिए। लेकिन अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आपको 10th क्लास से ही माइंड मेकअप कर लेना चाहिए। इवन प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए 9th क्लास से ही माइंड मेकअप कर लेना चाहिए। और कई स्टूडेंट जो मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से ही अपना प्रोफाइल बिल्डिंग स्टार्ट कर ले और अपना माइंड मेकअप कर ले, क्योंकि 7-8 महीने तो कम से कम प्रोसेस में ही लगते हैं। और प्रोसेस से पहले आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, जिसमें 6 to 12 मंथ्स लगते हैं। तो आपको प्रोफाइल बिल्डिंग से स्टार्ट करना है। सबसे पहले प्रोफाइल बिल्डिंग, उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट कौन से होते हैं? टेस्ट का मतलब है जैसे आइल्स का टेस्ट हो गया, जैसे जीमैट का टेस्ट हो गया, सैट का टेस्ट हो गया, टॉफल का टेस्ट हो गया। तो प्रोफाइल बिल्डिंग में कम से कम 6 से 12 महीने लगते हैं, टेस्ट देने में कम से कम 1 से 3 महीने लगते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज या कॉलेज, अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिलेक्ट करना है, सपोज आप मुझसे कहते हैं कि ईश सर आप हमारे लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सर्च कर लो, और सिर्फ ईश सर सर्च नहीं करेंगे, ईश सर की टीम सर्च नहीं करेगी, आप भी गूगल सर्च करोगे, आप यूनिवर्सिटी के जाके उसका करिकुलम देखोगे, उसकी फैकल्टी देखोगे, उसका प्लेसमेंट देखोगे, और कम से कम 10-15 स्कूल्स की वेबसाइट को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। तो एक वेबसाइट को पढ़ने में 2 से 3 दिन लगेंगे, तो एटलीस्ट 1 महीना तो 2 से 4 हफ्ते कम से कम आपने शॉर्टलिस्ट करने हैं 7-8 स्कूल्स या 7-8 यूनिवर्सिटी या 7-8 कॉलेजेस। तो उसमें आपको टाइम तो चाहिए रिसर्च करने के लिए। आप ऐसे ही नहीं कि आंख बंद करके किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे। इंडिया में तो पता होता है कि ये आईआईटी है, आईएम है, ये डीयू है, यहाँ पे तो जाना ही जाना है। लेकिन वहां पे आपको, आप चाहे इवन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी चेक कर लो, आप इवन वेबसाइट पे जाके, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके रिव्यूज भी पढ़ लो, तब भी आप अपने लेवल पे तो सिलेक्ट करोगे ना कि इसके करिकुलम में क्या है, इसमें क्या कोर सब्जेक्ट्स हैं, क्या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ यूनिवर्सिटी जो एसे राइटिंग के लिए देती है, एसे राइट करना सबसे टीडियस टास्क है। एसे राइटिंग का मतलब आपको यूनिवर्सिटी को बताना पड़ता है अपना पर्पस, अपना विजन, अपना मिशन, और बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज तो आपसे एसेज मांगती हैं।
उनकी वेबसाइट पे जाके एसे सबमिट करना पड़ता है, और ये एसे लिखने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल राइटर की हेल्प भी लेनी पड़ती है, या आप किसी प्रोफेशनल राइटर से भी एसे लिखवा सकते हो। 4 से 8 हफ्ते, यानी समझ लीजिए 2 से 3, मतलब मैं इसको कहूंगा कम से कम 2 महीने तो चाहिए ये एसओपीज और एसेज लिखने के लिए, रिज्यूमे बनाने के लिए। और अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, पार्ट टाइम के लिए वहां पे रिसर्च करनी है, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, उसके लिए भी आपको स्पेशल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, जिसके बारे में अभी बताऊंगा। उसके बाद आपको अपने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन सबमिट करना है, इसके लिए आपको वीजा के लिए डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को बीच में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको लोन के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, तो बैंक भी कम से कम 1 और 2 मंथ्स ले लेता है, तो उसके बाद ही आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं। यानी इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 7-8 महीने, और मैक्सिमम तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतनी जल्दी ही आपके लिए प्रोफाइल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी जर्नी है। और उसके बाद इस जर्नी में सबसे पहला जो पॉइंट है, हाउ टू बिल्ड योर प्रोफाइल, इस पॉइंट को बच्चे जरा ध्यान से नोट करेंगे, ताकि उसके बाद ही उनको क्लियर होगा कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। अगर आपको अपना प्रोफाइल एनहेंस करना है, तो आपको प्रोफाइल में सिर्फ एकेडमिक प्रोफाइल नहीं है, एकेडमिक प्रोफाइल के लिए तो आप स्टूडेंट्स ट्यूशंस पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, अपनी परसेंटेज पे फोकस करते हो, लेकिन आपको किस पे फोकस करना है, प्रैक्टिकल स्किल्स पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे, यानी इंटर्नशिप करनी है, सोशल वर्क प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, एडवांस प्लेसमेंट्स के टेस्ट देने हैं। ये सब मैं बताऊंगा अभी, एडवांस प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं, समर प्रोग्राम्स, लीडरशिप कैंप्स, रिज्यूमे बिल्डिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग। ये सारा प्रोफाइल जब तक प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, तो भूल जाओ कि किसी यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ऑफ कोर्स अगर आप 10 से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए सेव करना चाहते हैं अपनी ट्यूशन फीस पे, तो आप अगर उसमें अपना टाइम थोड़ा सा स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस करोगे, अपनी प्रोफाइल पे फोकस करोगे, तो आपको एक तो टॉप कॉलेजेस मिलेगा और एक आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। यानी आपको अपने एकेडमिक से आगे सोचना पड़ेगा, अपना होलिस्टिक अप्रोच बनाना पड़ेगा, 360 डिग्री का आपको ग्रूमिंग होनी चाहिए। और वो कैसे करनी है, अगर आप पेपर पेन पे नोट कर सकते हो तो आप नोट कर सकते हो इसमें, कि आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पे फोकस करना है टू बिल्ड अप योर प्रोफाइल। लाइक आपको जैसे MUN है, डिबेट्स है, स्कूल में जितने भी इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलती हैं, आपको वो इकट्ठे करने हैं। आपको समर प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जैसे सिम्बोसिस का होता है, फ्लेम का होता है, शोका का होता है, OP जिंदल का होता है, एमिटी यूनिवर्सिटी का होता है, कोई 1 वीक का होता है, कोई 3 वीक्स का होता है, कोई 2 वीक्स का होता है, मैक्सिमम 3 वीक्स का होता है। समर प्रोग्राम से आपको एक नेटवर्किंग मिलती है और आपको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है, और आपको इंडिया के अलावा अब्रॉड में भी समर प्रोग्राम्स पे जा सकते हो, जैसे येल यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, इनके भी समर प्रोग्राम होते हैं। तो समर प्रोग्राम से जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो आपके प्रोफाइल बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, इवन साइंस स्टूडेंट्स के लिए, बायोटेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए। आपने DRDO का नाम सुना होगा, इसरो का नाम सुना होगा, ये भी स्कूल स्टूडेंट्स को रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके रिसर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चों के लिए स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारी हैं। वर्कशॉप्स एंड इवेंट्स, जैसे आज आप स्टडी अब्रॉड की वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, ये एक वेबिनार अटेंड कर रहे हो, ऐसे स्कूल में भी बहुत सारी वर्कशॉप होती है। अब उसमें कई बच्चे जो होते हैं वो बहुत सीरियसली अटेंड करते हैं, कई बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, ये भी आपके प्रोफाइल में ऐड करते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहाँ का जो प्रोफेसर है या वहाँ की जो एडमिशन, गीत चौधरी, मैं आपका बिल्कुल क्वेरी जरूर लूंगा जब Q&A सेशन होगा, क्योंकि कई बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए हम साथ साथ क्वेरी नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं आपकी क्वेरी जरूर लूंगा। प्लीज आप वेट कीजिए, मैं जरूर लूंगा क्वेरी। यस, तो हम बात कर रहे थे वर्कशॉप एंड इवेंट्स की। तो वर्कशॉप एंड इवेंट्स जो है, इसको अटेंड करने से जब आप इसको अपने एसेज में, अपने रिज्यूमे में और अपने SOP में लिखते हैं, तो वहाँ की जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज की एडमिशन कमेटी है, जो प्रोफेसर्स हैं, वो इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि एक स्टूडेंट कितना एक्टिव है, कितना ये एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्या सोचता है। तो उससे आपका एक इंप्रेशन जो है उस यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी बनता है, और इसी से ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब आते हैं हम यूनिक प्रोजेक्ट्स।
कई बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कई लोग ऐप डेवलप करते हैं, कई लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोई वेबसाइट, मतलब यूनिक अगर कोई चीज बना दी आपने, कोई रोबोट बनाता है, कोई जैसे होता है ना आजकल ड्रोन बना लेते हैं कई बच्चे। तो ये सब चीजें अगर आपके पास यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं तो अल्टीमेटली आपको आगे यूनिवर्सिटीज में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। हाँ, सोशल वर्क अपॉर्चुनिटीज, आपको वॉलंटरी सर्विस, सोसाइटी की हेल्प जरूर करनी है, एनजीओ में पार्टिसिपेट करना है, गरीब बच्चों को पढ़ाना है। जैसे कोविड में अभी बहुत सारे एनजीओ बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, तो ये सब चीजें भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज वाले देखते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिश करना, ये रिसर्च पेपर पब्लिश करना तो खैर ये तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए नहीं है। अभी भी इस वर्कशॉप के बाद मैं एक बात बच्चों को क्लियर कर दूं, इस वर्कशॉप के बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप इकोविजन की टीम से या हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम आपकी 1-to-1 काउंसलिंग भी रख देंगे, आपकी क्वेरीज पूरी सॉल्व करेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेरी डाल सकते हो, ये सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों की क्वेरीज मैं अभी पूरी ना ले पाऊं, बट आई गारंटी यू कि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज आज ही पूरी हो जाएगी। अब कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती है नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ऑनलाइन कोर्सेज और अपनी नेटवर्किंग बिल्डअप करनी है। मैंने एक स्टूडेंट भेजा था जिसको एमबीए में 100% स्कॉलरशिप मिली। क्यों? क्योंकि उसने जिस यूनिवर्सिटी से एमबीए करनी थी, पहले उस यूनिवर्सिटी का उसने कोर्सेरा पे, यूडेमी पे, या आपने सुना होगा एडेक्स पे, ये वेबसाइट्स है जहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो 8 वीक्स का होता है, 7 वीक्स का होता है, 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है, डिपेंड करता है कि आपको कौन से कोर्स में कोर्स करना है। तो आपको वहां पे जिस प्रोफेसर से पढ़ रहे हो उसके साथ आप उसको लिंक्डइन में कनेक्ट करो, उसके साथ चैट करो, उससे आगे की डिस्कशन करो, तो उस प्रोफेसर का नाम अपने एसओपी में यूज करो। उससे क्या होगा कि वहां की यूनिवर्सिटी को एक कनेक्टिविटी मिलती है और उससे आपको वहां पे, जैसे इंडिया में कहते हैं ना कि हमारी जान पहचान होनी चाहिए, तो अगर आप अपने कॉलेज में जिस फ्यूचर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जा रहे हो वहां की एडमिशन टीम से या कॉलेज के प्रोफेसर से लिंक्डइन पे या उनसे चैट करके उनसे थोड़ा सा एक अच्छा रेपो बिल्डअप कर लेते हो तो वो उसको स्कॉलरशिप आपको दिलवा सकता है। इसलिए आपको नेटवर्किंग पे पूरा फोकस करना चाहिए और आपको स्टार्टअप्स पे जरूर काम करना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे स्टार्टअप करते हैं, अब हर बच्चा तो स्टार्टअप नहीं कर पाता, हर किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी लीडरशिप स्किल्स नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट आप स्टार्टअप कंपनीज को ज्वाइन तो कर सकते हो। इंडिया में अभी गवर्नमेंट ने 500 स्टार्टअप्स कंपनीज को फंड किया है, तो स्टार्टअप्स की को ज्वाइन करने से ना आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है, आपके आइडियाज को वैल्यू मिलती है। एक चली चलाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको एक लिमिटेड टास्क करने को मिलेगा, लेकिन स्टार्टअप से आप इवॉल्व हो गए, आपको मल्टीटास्किंग बनने की आदत हो जाएगी, आपको छोटे छोटे काम भी दिए जाएंगे और आपके पॉइंट्स को, क्योंकि स्टार्टअप लोग खुद भी नए होते हैं तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स का, अपने इंटर्न्स के आइडियाज को भी इंप्लीमेंट करते हैं। इससे आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा और अगर आप किसी स्टार्टअप में इनिशिएटिव लेते हो बच्चों और ये यूनिवर्सिटी देखती है तो आपको अच्छा प्रोफाइल बनता है और आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं। और बच्चों जिनका राइटिंग में इंटरेस्ट है, ब्लॉगिंग में अपने आर्टिकल पब्लिश करो, जैसे मीडियम एक वेबसाइट है, लिंक्डइन में आपको प्रीमियम फीचर्ड कॉलम्स होते हैं, कोरा वेबसाइट है, वहां के आंसर दो। ये सब चीजें करने से, और कई बच्चे अपना यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, ये सब चीजें आपकी लीडरशिप और आपकी 360 डिग्री प्रोफाइल को शो करता है। तो इन सबको करने से, ये सारी एक्टिविटीज सबने नहीं करनी है, हर बच्चे की अपनी कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है, टाइम की लिमिटेशन होती है, अपॉर्चुनिटीज की लिमिटेशन होती है, तो ये सब चीजें आपको प्लान करनी है। मैंने आपको सिर्फ लिस्ट दी है और अगर इसके लिए अभी और भी लिस्ट है, आपको इंटर्नशिप तो जरूर करनी चाहिए, चाहे कहीं पे भी इंटर्नशिप मिले, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर बनाना चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस करने चाहिए। अगर आपके स्कूल में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में भी जाना चाहिए। जैसे आप किसी फॉरेन नेशनल के साथ उसके घर जाके रह रहे हैं या फॉरेन नेशनल स्टूडेंट आपके घर आके रह रहा है, आपके कल्चर को वो स्टडी कर रहा है, आप उसके कल्चर को स्टडी कर रहे हो। कम्युनिटी सर्विसेज भी जरूर करनी चाहिए, यानी किसी ना किसी एनजीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक्टिविटीज करनी चाहिए। और आपको अपने वर्क प्लेस, जहां पे भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो, जहां पे भी आप अगर जॉब कर रहे हो, अगर कोई बच्चा आगे जाके एमबीए करना चाहता है तो अगर उसने एमबीए करनी है फॉरेन कंट्री जाके तो उसको 2 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए।
तो 2 साल के अंदर अंदर जब भी वो काम कर रहे हैं, मान लो आपको सेल्स डिपार्टमेंट दिया गया है, आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट दिया गया है, लेकिन आप थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आईटी में भी कर रहे हो, आप थोड़ा सा पार्टिसिपेशन एचआर में भी कर रहे हो, आप थोड़ा सा ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेशन कर रहे हो, यानी आपको अपने लीडरशिप स्किल्स, इसे अपनी देसी लैंग्वेज में कहते हैं टांग अड़ाना नहीं होता, आप मल्टी फंक्शनल एक्टिविटीज को करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हो। उससे जब आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी जब आपको रिकमेंडेशन लेटर देगी, सपोज आपने इंडिया से बाहर जाके एमबीए करनी है और आप अपने एम्प्लॉयर से कहते हो, अपनी कंपनी के ओनर से कहते हो कि सर मेरे को एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दो कि मेरे को वहां पे जाके एमबीए करनी है, तो वो आपके बारे में सच और अच्छी बातें लिखेगा कि ये बच्चा जो है इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, इसको जो काम दिया जाता है ये उस काम को तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट के काम में भी ये पार्टिसिपेशन करता है, इन्वॉल्वमेंट देता है। उससे आप क्या एडमिशन कमेटी पे बहुत अच्छा जो कहते हैं वो बनेगा, इंप्रेशन बनेगा। राइटिंग बुक्स, अगर आप कुछ लिख सकते हो तो बुक राइटिंग। मेरा एक स्टूडेंट है बाल भारती स्कूल पीतमपुरा का, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने अभी इकोनॉमिक्स में 12th क्लास के भी एग्जाम दे रहा है और उसने अभी इकोनॉमिक्स पे एक बुक लिखी है, छोटी सी है, सिर्फ 50-60 पेज की बुक है, कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है, लेकिन उसका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वारविक यूनिवर्सिटी, लंदन बिजनेस स्कूल, जो यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज है, उसका प्रोफाइल इतना अच्छा बन गया बुक लिखने से और 2-3 ब्लॉग्स लिखने से, तो उसको वहां से यूनिवर्सिटी से ऑफर आ गया। तो आप ये समझिए कि जब एडमिशन कमेटी आपके प्रोफाइल करती है, क्योंकि उनके पास, सर आवाज ब्रेक हो रही है, वर्ल्ड से बच्चे सब लोग आइल्स का स्कोर ला रहे हैं, सब लोग 12th के 90% मार्क्स ले, कि आप से यूनिक हो, आप सबसे अलग हो, आप एडमिशन ले। एक मिनट, अब आ रही है सर? हेलो हेलो सर थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, बीच में ना ब्रेक हो गया आपका लास्ट फ्यू सेकंड्स। सर 1 minute प्लीज, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी सर, थैंक यू। तो बच्चों ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ 22 एक्टिविटीज दिखाई हैं। अगर जो स्टूडेंट मेरे पास गाइडेंस के लिए आते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को प्रोफाइल बिल्डिंग गाइडेंस भी देता हूँ। देखो, स्टडी अब्रॉड का मतलब है कि आपको बाहर भेजना, वो तो बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको प्रोफाइल बिल्डिंग में जो आपका मेंटोर बनेगा, जो आपको गाइड करेगा कि आपकी एक्टिविटीज आपके कोर्स को जस्टिफाई करते हैं, एक मेंटर चूज करना है। चाहे आप खुद भी अपने मेंटर बन सकते हो। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूंगा कि सचिन तेंदुलकर को भी एक कोच की जरूरत होती है। तो प्रोफाइल बिल्डिंग अगर अच्छी कर लोगे तो समझ लीजिए कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिलेगा और स्कॉलरशिप मिलने के भी चांसेस है। हाँ, मैं 2-3 और पॉइंट्स बताऊंगा। विकीपीडिया आपने सुना होगा, विकीपीडिया में जो राइटर होते हैं, जो उसके आंसर्स देते हैं, उसके लिए रिसर्च करते हैं, उनको भी पेमेंट मिलती है, उनको भी पैसा मिलता है विकीपीडिया से। टेस्ट प्रेप स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइल्स में आपके 7.5 बैंड्स है या 8 बैंड्स है, एसएटी का स्कोर 1500 से अबव है, जीआरई का स्कोर 325 से अबव है, जीमैट का स्कोर 720 से अबव है। टेस्ट प्रेप स्कोर भी अच्छा होना चाहिए और एकेडमिक स्कोर तो सबसे जीपीए की नहीं है। अगर आपकी जीपीए कम है तो आप जितना मर्जी प्रोफाइल बना लीजिए, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफाइल है, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिक प्रोजेक्ट पे काम किया है, जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में भी यही होता है कि डीयू में वैसे कट ऑफ लिस्ट जाती है 95%, 96%, लेकिन अगर एक बच्चे ने नेशनल खेला होता है, स्पोर्ट्स कोटा में होता है और उसको बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर होता है, तो उसको 70% में भी एडमिशन मिल जाता है। तो वहां पे भी कुछ एक केसेस होते हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये सब चीजें हैं जो भी हमने प्रोफाइल के बारे में बताई। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्कूल में एनटीएससी के एग्जाम होते हैं, ओलंपियाड के एग्जाम होते हैं, जितने भी कंपटीशन इवेंट्स हो रहे हैं, वो आपको उसमें से किस किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और किस किस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी गोल सेटिंग क्या है, आपने फ्यूचर में कौन सा कोर्स करना है, उस कोर्स से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रोफाइल दिखा रहा हूं इस बच्चे
अमित सर एक बार अपनी माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। यस, किसी की आवाज आ रही है शायद। राइट, ईशान गुप्ता। अब ये ईशान गुप्ता 10th क्लास में है। अगर आप इसका प्रोफाइल देखोगे, जस्ट इसका रिज्यूमे मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि इसने ग्रेड 4 पियानो किया ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से, मतलब पियानो की कोचिंग यहीं से ली है, सर्टिफिकेशन वहां से ली है। इसने 10 से 12 MUN कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। इसने हार्वर्ड मॉडल यूनाइटेड नेशन की भी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। इसने ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है 2 मॉडल यूनाइटेड नेशंस का। इसने अपना एंड्रॉइड ऐप भी डेवलप किया है। अब ध्यान से देखो ना, इसने अभी क्या क्या किया, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसका यहाँ पे भी है। इसने C++ और जावा भी किया है। 10th क्लास में भी बच्चा, इसने जोनल इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड को 2 बार क्वालिफाई किया है। इसने डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स वगैरह भी किए हुए हैं। इसने बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है स्कूल में, ठीक है। और इसने इंटर स्कूल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है। इसने डिबेट में भी पार्टिसिपेशन किया, डेक्लेरेशन कंपटीशन में भी पार्टिसिपेशन किया है। इसने एडोब फोटोशॉप भी सीखा हुआ है और इसने फायरबेस सीखा हुआ है। ये अपने एक्सपीरियंस कर रहा है, बैनर्स, लोगो, सोशल मीडिया पोस्ट स्कूल के लिए जो भी इवेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। और ये फ्रीलांसिंग जॉब भी करता है और 3D मॉडलिंग भी आती है और इसको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये देख लो कि 10th क्लास की एज में अगर एक बच्चे ने अपना इतना रिज्यूमे डेवलप कर लिया, तो अगर इस रिज्यूमे को मैं USA की या कनाडा की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में डालूंगा तो इसको 80% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यानी अगर इसका 50 लाख रुपए का कोर्स है तो इसको सिर्फ 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 10-15 लाख तो इंडिया में भी देने पड़ेंगे। तो इसको वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से एडमिशन भी मिल गया क्योंकि इसकी प्रोफाइल अच्छी है। तो इसने इन्वेस्टमेंट अपने टाइम की, अपनी क्वालिफिकेशन पे की, अपने स्किल पे की। तो मुझे लगता है कि आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इंसाइट मिल रहा होगा कि अभी प्रोफाइल बिल्डिंग की क्या वैल्यू है। और ये प्रोफाइल बिल्डिंग कभी भी आप किसी भी स्टेज पे शुरू कर सकते हैं, कोई इसके लिए कोई ये नहीं। और ये प्रोफाइल जरूरी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फॉरेन एजुकेशन के लिए प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है। ये प्रोफाइल बिल्डिंग आपको इंडिया के अंदर भी जॉब लेने में और अपना स्किल डेवलप करने में आगे काम आएगी, क्योंकि सिर्फ डिग्री और कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपके हाथ में कोई स्किल नहीं है। तो प्रोफाइल बिल्डिंग आप कर सकते हैं। सर अगर हम अपूर्वा रेज हैंड, अपूर्वा आप चैट में, प्रेरणा मैम क्या हम 2 मिनट के लिए चैट ऑप्शन डाल सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि चैट ऑप्शन नहीं देनी चाहिए, चैट ऑप्शन हम बाद में ही देंगे। तो मैं अपना नंबर और अपना ईमेल आईडी या अपना इंस्टाग्राम हैंडल सबको दूंगा। आपके पास ग्रुप भी है, इकोविजन का ग्रुप भी है, टीचवेल का ग्रुप भी है, आप उसमें भी अपना रेज हैंड, अभी हैंड रेज कर रहे हैं। आई एम सॉरी बच्चे, कुछ बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी चैट ऑप्शन को ऑन नहीं कर पाऊंगा थोड़ी देर के लिए। अभी मैं इंपॉर्टेंट चीज से मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, इसलिए आप अपने क्वेश्चंस को प्लीज नोट करके रखिए ताकि हम बाद में क्वेश्चंस को जरूर लेंगे, आप नोट करके रखिए। अमित सर, एम आई ऑडिबल ना? प्रेरणा मैम? यस सर, बिल्कुल आप ऑडिबल हैं। ठीक है, आते हैं हम स्कॉलरशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज। स्कॉलरशिप कौन सी कंट्री कैसे देती है? अब मैंने ये तो बता दिया कि स्कॉलरशिप आपको प्रोफाइल के बेसिस पे तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये होता है कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन होती है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ग्रेजुएशन के बाद ही जर्मनी में जाएं। अगर आप 12th के बाद जर्मनी जाने की सोचते हैं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन को मानते हैं। हमारे यहाँ पे 12th के बाद एडमिशन हो जाता है, जर्मनी में 12+1 वो 13 इयर्स की स्कूलिंग को मानते हैं, तब आपको एडमिशन मिलेगा। और साथ में वहां पे आपको 1 साल का पहले फाउंडेशन कोर्स भी करना पड़ेगा, यानी आपके ग्रेजुएशन में ही 2 साल पहले वेस्ट हो गए। तो हम सजेस्ट यही करते हैं कि जर्मनी में आप जाएं तो मास्टर्स के लिए जाएं। बीटेक के लिए तो वो हब है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए हब है। जितनी भी वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो फ्री ट्यूशन फी देती हैं, लेकिन आपके ग्रेजुएशन के जो स्कोर्स हैं वो समझ लो 75 या 80% से अबव होने चाहिए। अगर आपके 85% अबव है तो आपकी फ्री एजुकेशन है जर्मनी में मास्टर्स के लिए। बट जैसे सिलिकॉन वैली कंप्यूटर, जैसे आपने यूएसए में सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा, वैसे जर्मनी मैकेनिकल इंजीनियर और ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए सिलिकॉन वैली है। तो जर्मनी की डिटेल्स आज तो मैं इस वर्कशॉप में सारी कंट्रीज का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिटेल्ड काउंसलिंग के लिए हम आपसे बाद में भी कनेक्ट होंगे स्टूडेंट्स। तो अभी फिलहाल हम धीरे धीरे करके बेसिक ओवरव्यू देते हैं, क्योंकि अभी तो मेन्यू में क्या है मैं आज ये बता रहा हूँ
ऐसे तो बहुत बड़ी बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। अब आते हैं सिंगापुर। सिंगापुर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल, एनटीयू, एसएमयू, एनयूएस, इसमें 100% स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें इवन ट्यूशन फीस के साथ साथ लिविंग एक्सपेंसेस भी फ्री मिलते हैं। अगर आपके 9, 10, 11, 12 में 98%, 97% है, आपके सैट का स्कोर अच्छा है, आपका प्रोफाइल आउटस्टैंडिंग है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जबरदस्त है, तो आपको तो समझ लो कि वहां पे फ्री एजुकेशन मिलेगी। लेकिन फ्री एजुकेशन के लिए आपको वहां पे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि वो अपनी कंट्री में रोक के आपको जॉब के लिए 3 साल का या 2 साल का आपसे बॉन्ड भी साइन करते हैं। नहीं तो नॉर्मल फीस जो सिंगापुर में पढ़ने की है 40 से 50 लाख रुपए है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाती है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हो। 100% नहीं मिलेगी, 50% मिल जाएगी, 30% मिल जाएगी, ये सबको 100% नहीं मिलती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कनाडा सबसे ज्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स कनाडा है। इसकी टॉप यूनिवर्सिटीज है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वाटरलू, कैलगरी, अल्बर्टा, ये यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पे आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मास्टर्स लेवल में मिलती है। स्कॉलरशिप्स के भी बड़े टाइप्स होते हैं, नीड बेस्ड, मेरिट बेस्ड, ग्रेजुएशन बेस्ड। इसके बारे में मैं अलग से एक वेबिनार करूंगा कि जिसमें सिर्फ स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा। गर्ल चाइल्ड को वहां पे प्रेफरेंस दी जाती है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिजल्ट होना चाहिए कनाडा में 9 से लेकर 12 का, और प्रोफाइल तो चाहिए। और अगर आप फ्रेंच डोमिनेटेड प्रोविंस में पढ़ते हैं, अगर आप किसी स्कूल में फ्रेंच पढ़ रहा है कोई बच्चा, अगर उसने फ्रेंच का A1 A2 किया हुआ है, तो वो आपको फाइनेंशियल एड देते हैं, क्योंकि आपने फ्रेंच की हुई है। और आपको फिर फ्रेंच डोमिनेटेड एरिया यानी क्यूबेक, नोवा स्कॉशिया, वहां पे जाके पढ़ना पड़ेगा। उस एरिया में थोड़ा सा बजट कम होता है। तो कनाडा में हर तरीके की बजट ऑप्शंस हैं, इसलिए बच्चे सबसे ज्यादा कनाडा में जाते हैं। और ऑफ कोर्स PR ऑप्शंस भी हैं, परमानेंट रेजिडेंस ऑप्शन भी है। यूएसए में आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आपकी सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगी। वो एकेडमिक्स में इतना फोकस नहीं करता, सबसे ज्यादा वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस करता है, एसएटी एग्जाम में फोकस करता है। सोशल वर्क तो मस्ट है यूएस में। कनाडा में सोशल वर्क नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन यूएसए वाले कहते हैं कि आपके अंदर सोशल वर्क आपने किया होना चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल। अगर आप आईवी लीग टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो आपको आईवी लीग में जाने के लिए आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल चाहिए, जो मैंने डिस्कस किया। लेकिन आई एम सॉरी सर, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं एक सेकंड में चेक करता हूँ, एक सेकंड। यस, एम आई ऑडिबल? Am I audible now? Sir, am I audible? बीच में ब्लैंक हो गया था नेटवर्क आपका ना? अब आ रही है, बीच में ब्लैंक हो गया था पूरा। राइट। अब क्लियर है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। अब आ रही है सर। Thanks a lot. तो स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटी लाइक मियामी यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया टेक, जॉर्जिया वाशिंगटन, ये 100% तक स्कॉलरशिप देते हैं। सोचो, अमेरिका में जा रही हो, फ्री में पढ़ रहे हो, सिर्फ आपको लिविंग एक्सपेंसेस पे करने हैं, और लिविंग एक्सपेंसेस भी आप पार्ट टाइम जॉब करके निकाल सकते हो। तो ऑलमोस्ट एजुकेशन फ्री, सिर्फ मेहनत करनी है और कुछ नहीं करनी है। ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, पार्ट टाइम जॉब बच्चे क्यों करते हैं? ताकि वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस कर लें। और मैं आपको एक इसके लिए इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि पार्ट टाइम जॉब का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पेट्रोल पंप पे जॉब कर लो, किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर लो, या किसी आप ग्रोसरी शॉप पे खड़े हो जाओ, सेल्समैन बन जाओ। पार्ट टाइम जॉब अगर आप अच्छा अर्न करना चाहते हो किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो इंडिया में आप कुछ कोर्सेज और स्किल्स एक्वायर करके जाओ। जैसे जो लोग फाइनेंस लाइन में जाना चाह रहे हैं वो एडवांस एक्सेल कर लें। जो लोग किसी भी लाइन में जाना चाह रहे हैं, इवन डिजिटल स्किल्स तो आपको एक्वायर करने ही चाहिए। डिजिटल स्किल्स का मतलब है कि आपको कैसे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, गूगल, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टा, कैसे आपको अपनी वीडियोस बनानी है। तो इस टाइप के टास्क आपको मिल जाएंगे। आपको लो लेवल की, वैसे वहां पे किसी भी जॉब को लो लेवल का नहीं समझते, क्योंकि सबकी वेजेस मिनिमम पर आवर की फिक्स होती है, ये आपने सुना ही होगा। बट पॉइंट इज दिस कि अगर आपको अच्छी पार्ट टाइम जॉब चाहिए और जिससे आपकी स्किल्स भी एनहेंस हो और आपकी अर्निंग भी हो, तो उसके लिए आपको यहाँ से, इंडिया से ही कुछ ना कुछ डिजिटल स्किल्स एक्वायर करके जाने चाहिए, जिससे आपको वहां पे जॉब ढूंढने में, पार्ट टाइम जॉब अच्छे लेवल की मिल जाए। प्लेसमेंट ऑप्शंस,
अब्रॉड में बच्चों के माइंड में होता है कि हमने 2 साल का कोर्स तो कर लिया, हमने 25-30 लाख रुपए स्पेंड कर लिए, अब वहां पे प्लेसमेंट कैसे मिलेंगे? तो बच्चों, मैंने आपको यही कहा कि अगर आपको प्रेफरेंस मिलती है, मैंने शुरू में भी स्लाइड में बताया था, अगर आपको कोर्स विद कोऑप ऑप्शंस मिलता है तो वो तो सबसे गोल्डन चांस है कि आप कोऑप ऑप्शन के साथ वाला कोर्स को ही प्रेफरेंस दो। अगर नहीं मिलता तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। इंडिया में इस तरीके का ऑप्शन होता है कि कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, डीटीयू की क्या प्लेसमेंट है, आईएम्स की क्या प्लेसमेंट है, और उसकी क्या प्लेसमेंट है, सुखदेव कॉलेज की क्या प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट का सिस्टम होता है, वहां पे प्लेसमेंट का सिस्टम नहीं होता। वहां पे आपको सबसे ज्यादा अपनी कम्युनिटी में नेटवर्किंग बनानी है, एम्प्लॉयर्स के साथ रिलेशनशिप बनाने हैं। वहां पे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जिसमें अपना रिज्यूमे आप कोर्स खत्म होने से 6 महीने पहले ही डाल दोगे और अपनी इंटरव्यूज देना शुरू कर दोगे। और वहां पे आपको इंडियंस भी बहुत हेल्प करते हैं, आपके इंडियन स्टूडेंट्स होंगे, उनके साथ फ्रेंडशिप बनाओ, उनके साथ सोशल सर्कल बनाओ, तो प्लेसमेंट मिलने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दिस इज माई गारंटी। वहां पे अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, इसलिए लोग इतना अमाउंट इन्वेस्ट करके दे आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड। और कॉस्ट ऑफ लिविंग, कई बच्चों के माइंड में होता है कि सर फीस कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होगी। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आप 3000 कैनेडियन डॉलर से 9600 कैनेडियन, आप अपार्टमेंट शेयर लेते हैं या इंडिविजुअल लेते हैं, आप अपना रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या खुद बनाते हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ये सबकी आपको मैं डिटेल्स अगर आप मांगेंगे व्हाट्सएप में तो मैं दे दूंगा। ये तो बात की बातें हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। मेनली है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग आपके हाथ में है कि आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे रखनी है, अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना है। आप एम आई ऑडिबल सर? Yes sir, yes sir, very much. 10 मिनट्स में मैं क्वेरीज दूंगा स्टूडेंट्स की। राइट, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मैं बस इसको या स्टूडेंट्स, अब सबसे बड़ी चीज है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इफ यू आर गोइंग टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ये 6 कंट्रीज में तो इंग्लिश के टेस्ट से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको जर्मनी जाना है, अब इवन अमेरिका में भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, साउथ अमेरिका में है, जहाँ पे स्पेनिश भी बोली जाती है। तो अगर आपको उस टाइप की यूनिवर्सिटी में, सस्ती यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आपको स्पेनिश सीखनी पड़ेगी। नहीं तो जर्मन सीखोगे तो जर्मनी में तो फ्री भी पढ़ सकते हो। और इंडिया में जैसे आपका एडमिशन होता है जून, जुलाई, अगस्त में हर साल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में भी सेशन मार्च में शुरू होता है। तो वहां पे बहुत सारे इंटेक्स होते हैं, स्प्रिंग इंटेक होता है, फॉल इंटेक, अभी जैसे फॉल इंटेक होगा अगस्त सितंबर में, समर इंटेक होता है मई में, अप्रैल मई में, और स्प्रिंग इंटेक होता है जनवरी फरवरी में। यानी आपके एडमिशन हर 3-4 महीने बाद आपको वहां पे एडमिशन मिल जाता है। और वहां पे आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सिर्फ एसएटी का एग्जाम देना होता है, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपको जीमैट, अगर आपको एमबीए करनी है, और अगर आपको मास्टर्स करना है, कोई भी मास्टर्स का कोर्स करना है, तो आपको जीआरई का एग्जाम देना पड़ेगा। और आइल्स का एग्जाम जो होता है वो तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, मतलब आइल्स का एग्जाम तो मस्ट है, क्योंकि आइल्स के एग्जाम के बिना आपको वीजा मिलेगा ही नहीं। तो ये सब चीजें फॉरेन एजुकेशन के लिए रिक्वायर्ड है कि हमें स्टडी अब्रॉड के लिए क्या प्लानिंग करनी है। हाँ, अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो बच्चों की क्वेरीज होती है कि सर खर्चा कितना आएगा। देखो बेटा, अगर आप यूएसए जाते हो, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, यूएसए की जो फीस है वो आप समझ लो कि 70 लाख से 1 करोड़ तक की फीस है, अगर आप 4 साल की कोई भी डिग्री दे रहे हो। तो यूएसए सबसे महंगा है। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम अर्निंग करते हो, 20 लाख रुपए उसमें अर्न कर लेते हो, तो 70 में से 20 गए, यानी 50 to 80 लाख रुपीस आपका खर्चा है। और इसका प्रोसेसिंग टाइम 9 से 12 मंथ्स लगता है, और आपको पार्ट टाइम 20 घंटे अलाउड होते हैं। और यूएसए में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो स्टूडेंट्स इतना प्रेफर नहीं करते, आपको सिर्फ 12 महीने का ही स्टे मिलेगा। मतलब आपने 4 साल का कोर्स किया और उसके बाद 1 साल का ही स्टे मिलेगा। अगर 1 साल के स्टे में अगर आपको जॉब मिल गई तो ठीक है, और अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है यूएसए का। लेकिन जो लोग स्टेम कोर्सेज के लिए जाते हैं, स्टेम कोर्सेज का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो इस टाइप के कोर्सेज करते हैं, स्टेम कोर्सेज करते हैं, उनको ओपीटी ऑप्शन मिलता है। यानी आपको आपके एम्प्लॉयर से H1B वीजा लेना पड़ता है, और आपको एक्सटेंशन जो है वो 3 साल की मिल जाती है। यानी साइंस स्टूडेंट्स के लिए फिर भी आपको स्टडी वर्क वीजा 3 साल का है, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए वो वीजा जो है वो सिर्फ 1 ईयर का है।
तो ये यूएसए का प्रोसेस है। 50 लाख रुपए समझ लो आपकी पॉकेट में होने चाहिए, लेकिन आपको ये पैसा इकट्ठा नहीं देना, आपको ये पैसा पर ईयर में देना है, यानी 8 से 10 लाख रुपए। और आपको किसी बैंक से अगर लोन लेना है तो आपको लोन भी मिल जाएगा। आपको इंटरेस्ट जो है, कुछ बैंक्स जो है इंटरेस्ट जब आपकी जॉब लग जाती है तब शुरू करते हैं, यानी पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये तो था यूएसए। यूके भी एक्सपेंसिव है, यूके में भी 50 लाख टू 70 लाख का खर्चा है, पार्ट टाइम अर्निंग 15 लाख है, तो नेट फीस जो लगेगी आपकी समझ लो 35 लाख रहेगी। और यूके में आपको 2 साल का स्टडी वर्क वीजा मिल जाएगा। 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का मतलब है कि आप 2 साल तक स्टे कर सकते हो, और अगर आपको जॉब मिल गई वहां पे 2 साल के अंदर अंदर, तो आपका एम्प्लॉयर अगर आपको एक्सटेंशन दे देता है तो आप अपना वीजा एक्सटेंड करवा सकते हो। और चांसेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस जो है यूके में भी कम है, यूएसए में तो बहुत ही कम है। यूएसए में ऑप्शन समझ लो उनके लिए अच्छी है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोर्सेज करते हैं, उनको वैसे प्रोफेशनल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो यूएसए और यूके दोनों एक्सपेंसिव हैं। अब आते हैं हमारी सबकी फेवरेट कंट्री कनाडा, क्योंकि कनाडा हम पंजाबियों की बहुत अच्छी फर्स्ट चॉइस है, और क्योंकि हमारा कल्चर वहाँ पे मिल जाता है, हमारे को हमारा फूड मिल जाता है, हमारे लोग मिल जाते हैं, और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि चीजें हमारे बजट में भी आ सकती हैं। यानी समझ लो कि अगर आप 4 साल की डिग्री करते हो तो आपका नेट कॉस्ट जो है 30 से 40 लाख रुपए आता है। और अगर आप 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा भी करते हो, जो डिप्लोमा की भी उतनी ही वैल्यू है, परमानेंट रेजिडेंस के लिए डिप्लोमा के भी क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, डिग्री के भी क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। तो 16 से लेकर 18 लाख रुपीस में भी आप कनाडा जा सकते हो 2 से 3 साल के लिए। तो ये समझ लीजिए कि आपको कनाडा का 36 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, और 3 साल में बच्चे जो पैसा लगाया होता है वो भी निकाल लेते हैं, और अपने लिए गाड़ी भी ले लेते हैं, और अपने लिए घर भी ले लेते हैं, अगर वो अच्छी जॉब मिल जाती है, अगर वो अच्छा कोर्स कर लेते हैं, और पीआर भी अप्लाई कर लेते हैं। इसलिए अभी तक 95% स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे लिंक में है या ओवरऑल स्टडी अब्रॉड में जो है कनाडा जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी कोविड चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन नहीं किए हैं स्टूडेंट्स के लिए। बट ऑस्ट्रेलिया में भी खर्चा 30 लाख से 50 लाख का है अगर आप 3 से 4 साल की डिग्री करते हैं। यानी देखो, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो जगह है, अपनी जो यूनिवर्सिटीज है, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया, तो ये जो सिटी के अंदर यूनिवर्सिटीज है, वहां पे आपको सिर्फ कोर्स करने के 2 साल का वीजा मिलेगा, 2 साल का आपको स्टे मिलेगा। अगर आप थोड़ी सी आउटस्कर्ट्स में जाओगे तो आपको 3 साल का स्टे भी मिल सकता है, और आप बिल्कुल आइसोलेटेड एरियाज में जाओगे तो आपको, उन्होंने वो जगह को डेवलप करना है, वहां को बसाना है, वो चाहते हैं कि लोग वहां पे आए, तो वहां पे 4 इयर्स का भी आपको वीजा मिल सकता है, अप टू 48 मंथ्स का वीजा मिल सकता है। बट ऑस्ट्रेलिया में भी पीआर ऑप्शंस ओपन है, बट डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स किया है। इसके लिए बच्चे को डिटेल में काउंसलिंग चाहिए होगी तो हम बाद में बता देंगे। सिमिलरली न्यूजीलैंड का भी यही सिस्टम है, न्यूजीलैंड का बजट भी चलेगा। और जर्मनी में 2 तरीके के प्रोग्राम्स हैं, टेक्निकल प्रोग्राम्स जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, लैंग्वेज प्रोग्राम्स हो गए। उसका खर्चा जो है समझ लो 9 लाख रुपए है जर्मनी का। लेकिन मैंने वही सजेस्ट किया आपको, जर्मनी का गेम बिल्कुल अलग है। जर्मनी और कनाडा ये आपके परसेंटेज को प्रेफरेंस देते हैं। जो बच्चा 85% वाला, 90% वाला है, वो कनाडा और जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटीज का सपना देखें। जिसकी परसेंटेज 70 से 80% के बीच में आता है, उसके लिए ऑप्शन यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड की है, न्यूजीलैंड की है। तो जर्मनी और कनाडा एकेडमिक्स को लेके थोड़े चूजी हैं, बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और कोर्स टू कोर्स, उसके लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग आपकी हो जाएगी। तो ये तो था अंडर ग्रेजुएट्स का। पोस्ट ग्रेजुएट्स का भी है, अगर आपको ये सब चीजें डिटेल में चाहिए होंगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, इसकी शेयर कर लूंगा। अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड पे आने वाले हैं। सर जस्ट अ मिनट सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर मैं कहता, rather than writing in the chat box, I would request, जब भी अभी सेशन स्टार्ट होगा आपका ये डाउट का, so student should, ये मैम जो हमारी होस्ट है, she should unmute the person who has doubt। तो हम लोग पहले the people will raise hands जिनको चाहिए डाउट्स हैं, उसके बाद मैम जो हमें होस्ट कर रहे हैं she will be unmuting the person and one at a time हम डाउट क्लियर करेंगे सबके।
झलक Yes, झलक sir. are you listening? Yes, sir. Yes, sir. अपूर्वा रेज हैंड्स। अपूर्वा प्लीज आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, आप अनम्यूट कर दीजिए अपूर्वा को प्लीज। Sir, I have questions about PhD. Like, if I want to pursue PhD, what exams should I give? Should I give NET? IELTS, or should I give TOEFL? And which country should I prefer for that? For which country? Which country PhD and which course? Apurva, you are not audible. Apurva. सर आपकी थोड़ी ब्रेक हो रही है वॉइस ना, आप थोड़ा सा नेटवर्क के पास आ जाए, मतलब उनके वाईफाई के। हेलो, नेटवर्क के पास ही सर, नेटवर्क चला जाता है। नेटवर्क के पास हूँ लेकिन वही मुझसे दूर चला जाता है। Yes, sir. सर मैं एक आवाज आ रही है, अब मेरी आवाज आ रही है? Am I audible now? Sir, Yes, yes, sir. sir. Apurva, you continue. Yes, sir. I just want to know options for PhD and the exams that I should appear in. Which country should I prefer for that? And what are my scholarship सर options? मेरे को एक Purva, your is very specific, so I request Jhalak to take Apurva's number. We will give you a call back because here students are not for PhD, so I will solve you really specifically. I'm sorry, PhD के लिए मेरे को पूरी story अलग ही है, बिल्कुल system अलग है। That is different, yeah. PhD के लिए PhD is different. Yeah, Apurva, you'll be getting a call. Sure, sure. स्टूडेंट्स मैं एक चीज और अनाउंस करना चाहूंगा कि बिफोर टेकिंग योर क्वेरीज, कि अगर आप रियली स्टडी अब्रॉड के लिए सीरियस हैं और आप अपने फंड्स भी बचाना चाहते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर सकते हैं और मुझे हेलो भेज सकते हैं। और आप ये भी हेलो भेज के अपना नाम और आपको टीचवेल किस सोर्स से पता लगा, क्या आपको इको विजनर से पता लगा या किसी और सोर्स से पता लगा, वो जरूर मेंशन करेंगे और उसके बाद हमें पता लगेगा कि हम आपकी क्वेरीज को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको अपडेट्स भी भेजेंगे। तो अभी फिलहाल मैं कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज जरूर लूंगा। आपको प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, एप्लीकेशंस के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, टीचवेल और नेक्स्ट हेलो यस सर, यस सर सहज, बहुत देर से सहज ने अपना हाथ खड़ा किया हुआ है। सहज इज द नेक्स्ट। Excuse me, sir. कंटिन्यू सहज। Sir, I wanted to ask कि अगर हम स्कूल कंटिन्यू करने की, यहाँ पे 12th खत्म करने के बाद कॉलेज वहाँ पे परस्यू करते हैं और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं सर? कोर्स करते करते? बिल्कुल, 20 hours of part time jobs are allowed to students। और इंडियन स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट होते हैं कि 20 आवर्स के अलावा भी एक्स्ट्रा जॉब भी कर लेते हैं, बट वो पैसे जो है ना गवर्नमेंट को नहीं शो करते, वो कैश में ले लेते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है और आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। और अगर आपकी वहाँ पे छुट्टियां होती हैं यानी वेकेशंस होती हैं, जैसे वहाँ पे सेमेस्टर जो होता है 6 months का नहीं होता, वहाँ पे सेमेस्टर जो है 4 months का होता है, तो जो 2 months एक्स्ट्रा होते हैं जिसमें हॉलीडेज होती हैं, कई बच्चे हॉलीडे मनाते हैं और कई बच्चे उसमें अर्निंग करते हैं और अपने अगले साल की फीस भी उसमें निकाल लेते हैं, क्योंकि फुल टाइम जॉब अलाउड होती है आपको अगर आप जो है छुट्टियों में काम करते हो, हॉलीडेज में काम करते हो। और जब आप स्टडीज कर रहे होते हो 4 months, जैसे 6 months का सेमेस्टर होता है जिसमें 4 months क्लासेस होती है और 2 months का ब्रेक होता है, तो ब्रेक में आपको 40 आवर्स अलाउड होता है पर वीक और जो कॉलेज टाइमिंग्स में 20 आवर्स पार्ट टाइम अलाउड होता है। तो आप इजीली अर्न कर सकते हो और एक्स्ट्रा मनी भी अर्न कर सकते हो। अगर आप इंडिया से कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज करके जाओ, कुछ एडवांस एक्सेल, बहुत सारे कोर्सेज। सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। बच्चे इंडिया में भी होगा उससे भी अर्न कर सके, तो पैसा नेक्स्ट इज हर्षित एंड देन अनुपमा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हर्षित, यस। Harshita. Harshita, it's Harshit Sandwani, as the name says. Harshit Sadwani. Harshit. Yes. Hello. Yes, Harshit. Hello. Yes, Harshit. बोलिए। Sir, can you share the list of graduate list you shared like of UG, postgraduate? You want that particular slide? Yes. सर पीजी वाली कह रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट वाली कह रहा है सर, पीजी वाली।
पीजी वाली मैं अभी ये स्क्रीन पे ला रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप फोटो खींच लो बेटा, स्क्रीन ले लो, स्क्रीन पे अपना टेक अ पिक्चर। शॉट प्लीज, जिसको ये स्लाइड चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीजी का भी, पीजी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज इसका ये मैंने आपके लिए बनाया है। और एक यूजी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने पीजी का ले लिया है तो अब मैं यूजी का भी कर रहा हूँ, यूजी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें टॉप 6 कंट्रीज के बारे में मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन लिख दी है। अनुपमा गोयल नेक्स्ट, अनुपमा गोयल। यस नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है? अनुपमा, हेलो। Yes, sir. यस Anupama, please It's speak. Anupama. Anupama Goel. Rishabh Narula, if Anupama is not able to speak, Rishabh, you come. Rishabh, please. Hello, sir. Sir, I wanted to ask if after graduation I want to give MBA, I want to pursue MBA and giving GMAT exam, what are the opportunities or what course should I look up to, and what is the sufficient time to prepare for it? When should we give the test? Are you working somewhere? No, sir. Currently pursuing undergrad final year. बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, आपकी डिजायर्ड कंट्री कौन सी है? Sir, like US, UK, Canada, and Australia. These are the 4 main which I'm looking up to. देखो, अगर आपको यूएस जाना है तो यूएस एमबीए तभी देगा जब आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो, राइट? कनाडा भी आपको ग्रेजुएशन, आप बीटेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं? Sir, BCom honors. BCom honors in India, it is of 3 years, and at least you should do one PG course here for 1 year. आपको 16 years of graduation करना पड़ेगा MBA करने के लिए। यूके में अलाउड है। UK and Australia prefer 3 years of education, graduation, and they don't require any work experience. But in USA, in Canada, they require 16 years of education and they require at least 2 years of work experience. So आपको पहले जॉब करनी चाहिए अगर आपको MBA करना है, और वैसे आप डायरेक्ट MBA मत करो। I think you should pursue masters. अगर आपको मैनेजमेंट में करना है तो मास्टर्स इन मैनेजमेंट कर लो। You can take my number, you can call me after this webinar. मैं कॉल्स जो लूंगा, आज संडे है, आज किसी की कॉल नहीं लूंगा, आज सिर्फ व्हाट्सएप पे ही चैट लूंगा। मैं कल मंडे से सबको कॉल करूंगा। जो इकोविजन का स्टडी अब्रॉड का ग्रुप है वो हम चैट के लिए ओपन रखेंगे। अमित सर, वो चैट के लिए कितने से कितने बजे तक ओपन रख सकते हैं, हम बताएंगे आप? सर 9 o'clock तक हम ओपन कर देंगे, 9 PM तक बच्चा बात कर सकता है, उसके बाद नहीं सर। राइट। और हमारा भी जो टीचवेल का स्टडी वेबिनार का ग्रुप है, हम उसमें भी चैट्स ओपन रखेंगे, तो आप उस पर चैट कर सकते हैं और पर्सनली भी बात कर सकते हैं अगर हमें टाइम होगा तो। अनुपमा गोयल सर, अनुपमा गोयल। हाँ जी, किसका? Sir, yeah, sir. I want to inquire about BTech course in Canada. Suppose the marks, yeah. Okay. Sir, the main concern is that if the marks are in 9th, 10th, +1 and +2, they are less, like it's suppose 86, 87%. Can we fight for top universities? Like what else can we do for that? It is not less in Canada और USA. वहाँ पे 85 से above मार्क्स को बहुत अच्छा माना जाता है। इंडिया में 95 प्लस मार्क्स को कुछ नहीं माना जाता। तो वहाँ पे आपके 80%, 85% से मार्क्स अच्छे हैं, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अच्छी है, आपका एसएटी का स्कोर अच्छा है, आपको बीटेक करना है ना? Yeah, for BTech. अभी करंट क्वालिफिकेशन, Presently doing +2. तो +2 PCM. Yeah. Okay. So BTech can be done from USA and Canada, and extra curricular activities अगर हैं अच्छी, और SAT का एग्जाम किया है, बिकॉज जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो SAT का एग्जाम प्रेफर करती हैं, इजीली एडमिशन मिल जाएगा अच्छी यूनिवर्सिटी। आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम फर्दर गाइडेंस आपको दे देंगे, कोई इशू नहीं है 85% पे। मनुश्रेय शर्मा नेक्स्ट। यस, Manushree, Payal. If Payal can speak first. Yeah, Payal.
Payal, please go. Please ask your question. Am I audible? Yes, yes, now, Payal. now. Yeah. Afternoon, sir. I'm doing UG. I've taken BSc Biotech. You are doing UG and BSc Biotech first year. BSc Biotech. Great. From So from B Crust, Murthal. okay. Pursue MSc from UK. So how can I? Okay. Yeah, you can. So if you are first year, I think you should write some research. You should do some research papers. You should build up your profile, and you need to prepare for GRE also. And your GRE score should be 320 plus. Okay. And Yes, so Payal, any other question? there are some other exams that I have to give. Audible? Sir, am I audible? Yes. सर कट रही है, आवाज कट रही है, थोड़ा सा देखें. Your voice is cracking, beta. Can you write on the chat? तब तक सर सुमन शर्मा पे लेते हैं, मनु शर्मा, मनु श्रेया, या तब तक सुमन शर्मा. Maybe कोई भी. No. Hello sir, am I audible? Yes, Suman, carry on fast, बेटा, जल्दी बोलो. Sir, my basic concern was that I am pursuing my 12th class and I want to take admission in US for BTech. So, and my academic score of 9th is not that much good. So, how can I do? Okay, you have just joined 12th or you are waiting for your exams? Sir, I have just joined 12th. Okay, and your 9th score was not so good. Yes, sir. You can cover it by doing some extracurricular activities. I can give you options for leadership camps. I can give you options for social work opportunities. I can build up your profile. I can help you for that so that you can cover it with your profile and you can take good SAT scores and you can take good marks in your 12th class board examination. Then your averages will be good and you can get top universities. No issues at all. मतलब 9th अच्छा होना चाहिए. अगर नहीं भी है तो हम 12th में ज्यादा मेहनत कर लेते हैं ना, थोड़ा सा प्रोफाइल पे फोकस कर लेते हैं. अर्पणा तमांग, अर्पणा बोलो. अर्पणा तमांग, yes. Yeah, अर्पणा, very bright girl, sir. Hi, Hello? sir. Hi, अर्पणा, please carry on. मैंने Yes, सुना sir. है I'm कि वो doing अपना my second year of BGMC. हेलो. Sir, am I audible? Yes, अर्पणा, carry on. बोल दे बेटा, दोबारा start करे बोलो. बोलो Sir, बेटा. I'm doing second year BGMC from IPU, and what I'm planning is to do masters in PR and advertising. So I need some guidance on that. What course, which country would be better, and what scholarship. To do PR, BGMC. Arpana, you are doing BGMC. What are you doing right now? अर्पणा अभी क्या कर रही है, दोबारा बोल दे, क्या कर रही है, बैचलर्स में क्या कर रही है, सेकंड ईयर में. सर अर्पणा का मुझे लगता है सिग्नल वीक है. सर आज सबके सिग्नल भी लग रहे हैं मुझे तो. Yes, sir. Yes, sir. Sir, नहीं Yes, तो Arpana. mute हो गई थी मैं. Sir, मैं BGMC हाँ, कर mute हो रही गई. हूँ से. BJMC सर, BJMC. अर्पणा बीजेएमसी कर रहे हैं आप. अभी तक आपने कितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया? आपकी प्रोफाइल क्या है इस समय? अपार्ट फ्रॉम बीजेएमसी डिग्री के अलावा क्या क्या स्किल्स हैं आपके पास? अगर आपको पीआर करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, तो आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेशन है? इंटर्नशिप्स कहाँ की हैं? सर अभी सेकंड ईयर में है सर. सर अभी सेकंड ईयर में है. सेकेंड ईयर में ही तो करना है. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ही बहुत सारी चीजें करनी होती हैं. बच्चे सोचते हैं कि हमने अच्छे कॉलेज में. सर बोल रही है. मैंने इंटर्नशिप्स करी है. मैंने एक स्टार्टअप के साथ इंटर्नशिप किया था, वो फूड कंपनी थी, उनके साथ कंज्यूमर रिसर्च में थी मैं. और बहुत सारे कॉलेज और स्कूल में भी बहुत सारे एक्टिविटीज वगैरह में, डांस वगैरह में पार्टिसिपेशन है मेरा. गुड 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 गुड. यस. तो अर्पणा, आपके पास मेरा नंबर है. आई थिंक अमित सर, अर्पणा हमारी पुरानी स्टूडेंट है एजुकेशन पॉइंट की. यस सर, ये हमारी स्टूडेंट है.
हाँ, तो अर्पणा आप मुझसे पर्सनली बात करना, आपकी आवाज मुझे अच्छे समझ नहीं आ रही। आई विल पर्सनली गाइड यू, डोंट वरी। आर यू हैविंग माय नंबर ना? Pranay Singhal. Yes, sir. Thank you. Pranay Singhal. Pranay. Your voice is not Hello, sir. as much audible, right? Pranay, continue. Continue, please. सर आई एम करेंटली इन 12th, जस्ट अभी आया हूँ और मेरे पास पीसीबी है, तो मैं बायोटेक कनाडा से कर सकता हूँ? आप बायोटेक कनाडा से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रेड्स पे फोकस करो, अपने अच्छे ग्रेड्स लाओ और अभी से उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दो। अगर आप, जो बच्चा इस समय 12th में है, वो उसके लिए डेडलाइन है अप्लाई करने की अक्टूबर। वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है पर्सनली, हम उसका प्रोफाइल में, उसके रिज्यूमे में और उसके एप्लीकेशन में पूरी हेल्प करेंगे, आईएलटीएस प्रिपरेशन में, सब चीजों में हेल्प करेंगे। तो आप कर सकते हैं, आप शॉर्टलिस्ट करके देंगे यूनिवर्सिटीज। सर जस्ट अभी करेंटली मैं आया हूँ और मुझे फाउंडेशन जैसे मैथ्स के लिए रिक्वायर्ड होगी? देखो होगी, वो आपको एक सेमेस्टर में फाउंडेशन मैथ्स दे देंगे और आपका उसको वो पेपर क्लियर करना पड़ेगा, इजीली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। फाउंडेशन रिक्वायर्ड होगी क्योंकि बायोटेक के लिए मैथ्स और बायो दोनों चाहिए होती है। गीत चौधरी। Yes. Yes, sir. Excuse me. Hello. Yes. सर मुझे ये पूछना था कि अगर जैसे हम 12th में हूँ मैं, तो अगर हमारे पेपर बाय चांस कैंसिल हो जाए, हाँ, तो क्या हमारे रिजल्ट की वहाँ पे वैल्यू होगी? देखो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे लास्ट ईयर, हमने कभी किसी बच्चे को बाहर फॉरेन भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो हम उसका प्रोसेस एक साल पहले स्टार्ट करते हैं। यानी अभी जो इस समय 12th में है, उनका प्रोसेस आज स्टार्ट करेंगे, उनका ऑफर लेटर आएगा। हमारा जो प्रोसेस है, मैं आपको सारा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा हुआ है, बता देता हूँ क्या प्रोसेस होता है। कि सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग करते हैं, उसके साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके लिए कोर्सेज और यूनिवर्सिटी की शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसको आईएलटीएस की प्रिपरेशन, सैट की प्रिपरेशन कराते हैं, उसको स्कॉलरशिप फिल करने में हेल्प करते हैं, उसके एप्लीकेशन सारे फॉर्म्स वगैरह हम सारे फिल करते हैं, उसके एसेज, एसओपी, एलओआर, इसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी सपोर्ट देते हैं। अगर उसको फंड्स के लिए लोन चाहिए, उसकी लोन के लिए असिस्टेंस देते हैं, बैंक से हमारे टाइप्स हैं। और इंटरव्यू, कुछ कंट्रीज में इंटरव्यू होता है, जैसे यूएसए में इंटरव्यू होता है वीजा के लिए, और फिर वीजा की असिस्टेंस, पूरा वीजा के डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसका एकोमोडेशन, उसका रहने का, ट्रैवल का पूरी गाइडेंस देते हैं। और उसके बाद अगर उसको पीआर ऑप्शन चाहिए तो पीआर ऑप्शन के लिए भी हेल्प करते हैं। तो A to Z सारा प्रोसेस करते हैं। और जिन बच्चों की लास्ट ईयर हमने प्रोसेसिंग, अब उन यूनिवर्सिटीज ने कह दिया है कि अगर आपकी गवर्नमेंट 12th क्लास के मार्क्स का बोर्ड का एग्जाम नहीं लेती है, तो जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है, जो प्रेडिक्टेड मार्कशीट है, क्योंकि हर बच्चे को प्रेडिक्टेड मार्कशीट देनी पड़ती है, तो प्रेडिक्टेड मार्कशीट के बेसिस पे ही वो कंसीडर कर रहे हैं। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में मेरा एक स्टूडेंट है, रिवा वरोड़ा, जिसका सिलेक्शन हुआ है यूबीसी में, तो उसको भी प्रेडिक्टेड मार्कशीट के बेसिस पे एडमिशन मिल चुका है और उसने फीस भी जमा करा दी है। तो कोई इशू नहीं है, ये पैंडेमिक सबके साथ है, कोई आपकी क्रिएट की हुई नहीं है। So it will be considered. That means, Geet, it will be considered. Your result will be considered as others. Harsh Nagpal. Harsh, bolo. Harsh Nagpal, please. Sir, again a bright student. Hello. Harsh Nagpal, please. Harsh, please speak. Hello, sir. Yes. Sir, Your voice is cracking. Hello, yes, you are audible. Hello. Yes, sir. Sir, I am in currently 12th standard waiting for the exam. Sir, I want to pursue, I want to do graduation from India only. But sir, if I have to do MBA from abroad, then what all skills should I need to gather in my first 3 years of graduation so that I can go for good scholarship and can get a good college? जो प्रोफाइल बिल्डिंग की पीपीटी दिखाई थी ना, प्रोफाइल बिल्डिंग की पीपीटी, yes. और अगर उसके लिए अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को मेंटरिंग करता हूँ, प्रोफाइल बिल्डिंग में पूरा सपोर्ट करता हूँ, उसके लिए आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा जो नंबर है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जिस बच्चे को प्रोफाइल के लिए आना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9555825678। और जिसको भी अगर आगे फर्दर गाइडेंस चाहिए, क्वेरीज है, तो हम ग्रुप्स पे भी अवेलेबल रहेंगे और पर्सनली भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा प्रोफाइल बिल्डिंग में। डोंट वरी एट ऑल। आपको पूरा प्लान ऑफ एक्शन, जैसे एक डाइटिशियन आपको पूरा डाइट प्लान बना के देता है,
वैसे ही एक मैं एज ए काउंसलर आपको पूरा प्लान बना के दूंगा कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए, सेकंड ईयर में क्या करना चाहिए, थर्ड ईयर में क्या करना चाहिए, इंटर्नशिप कहाँ से करनी चाहिए, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। हसन राही। Okay, sir. Thank you. Hasan Rahi, please. या Hasan. यस सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जर्मन लैंग्वेज के लिए हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, मतलब हाँ, जैसे सैट टॉप। जर्मन लैंग्वेज के लिए आपको A1 A2 इंडिया से ही कर लेना चाहिए। उसके लिए एक जर्मन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, GOETH होता है उसका नाम, और उसके लिए अगर आप चाहो तो पर्सनल कोचिंग भी ले सकते हो, आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो, जैसे यूडेमी है, कोर्सेरा है, यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस होती है जर्मन लैंग्वेज की, ऑनलाइन भी होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और आपको एग्जाम जो है, जैसे आइल्स का एग्जाम जो है ब्रिटिश काउंसिल और IDP ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करते हैं, वैसे जर्मन का जो एग्जाम होता है A1 A2 लेवल का, वो मैक्स मुलर जो है कनॉट प्लेस में मैक्स मुलर भवन वहां से होता है। तो आप अपनी सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं, मैक्स मुलर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जर्मन के लिए कोई ट्यूटर चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। इट इज अप टू यू कि आपको कैसे करना है। और सर जो आपने बताया ये सब, ये मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई होता है ना? देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मेडिकल आप जर्मनी से करना चाह रहे हो? यस सर, मैं अभी 12th में हूँ। जर्मनी से मेडिकल के लिए बहुत डिफिकल्ट ऑप्शन है, क्योंकि जितनी भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं वो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, और वो यही चाहते हैं कि डॉक्टर्स हमारी कंट्री के बने। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोटा बहुत कम होता है और उसमें बहुत इजीली एडमिशन नहीं मिलता जब तक आप सुपर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ना हो, यानी आप 95% 98% वाले बच्चे ना हो, वो भी चांसेस आर लेस। आपकी पूरी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी और बहुत सारे आपके प्रोफाइल को स्क्रूटनी होगी। इट इज नॉट वेरी इजी टू डू मेडिकल फ्रॉम जर्मन, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने बैचलर्स के लिए वैसे ही मना किया। और वैसे भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में MBBS जो होता है बेटा, वो MBBS जो होता है वो इंडिया की तरह नीट के एग्जाम के बेसिस पे नहीं होता। पहले वहाँ पे आपको BSc करनी पड़ती है, यानी पहले बैचलर्स करनी पड़ती है, उसके बाद आपको MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री लेनी पड़ती है, मतलब 3 साल ग्रेजुएशन और 3 साल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और उसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत 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 टफ है और इंडियंस को प्रेफरेंस मिलती भी नहीं है। मेरे इतने साल के करियर में मुझे कोई बच्चा नजर नहीं आया जिसने जर्मनी से जाके मेडिकल की हो। जर्मनी में इतनी पॉपुलर नहीं है, तो मेडिकल के लिए तो आप इंडिया में ही प्लान करो, नहीं तो रशिया, किर्गिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, इन कंट्रीज में। इवन UK और कनाडा भी आपको एडमिशन नहीं देंगे, USA भी एडमिशन नहीं देगा, बड़ा टफ है वहां पे बैचलर्स लेवल पे। यस, शौर्या गोगिया, शौर्या और खुशी गुप्ता। शौर्या का आवाज नहीं आ रही तो खुशी गुप्ता कैन आस्क। Sir, am I audible, sir? Yes, Shaurya. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Ask your question, Shaurya. Shaurya, ask your question. Sir, am I audible, sir? Yeah, please ask your question because others are waiting. We don't have time. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. सर एक्चुअली ना सर, मैंने सर मतलब आई एम रिसेंटली इन 12th, अभी 12th में आया हूँ मैं जस्ट रिसेंटली, और सर मेरे पास सर मतलब कॉमर्स साइड है और मेरे पास कंप्यूटर साइंस है, एंड सर मुझे बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस करना है अब्रॉड के अंदर। तो सर एक्चुअली सर मेरे पास मैथ्स नहीं है, बट मेरे पास कंप्यूटर साइंस है, एंड मुझे आगे जो कोर्स करना है बैचलर्स के लिए वो कंप्यूटर साइंस भी करना है। तो सर क्या मैं एलिजिबल हूँ करने के लिए? कौन सी सोच रहे हो? कंट्री कौन सी सोच रहे हो? कंट्री कौन सी सोच रहे हो बेटा? हेलो, शौर्य इज नॉट ऑडिबल। नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज। खुशी सर, खुशी नेक्स्ट इज खुशी। इफ खुशी कैन ask a question. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. So my question is that I am currently in second year and pursuing BTech CSE. Very good. And sir, I want to pursue MBA after that from abroad. So how should I begin, and when should I begin about my preparations for MBA and their exams? Kushi, one thing I would like to suggest you that if you want to pursue MBA from abroad,
Can you specify the country, please? Sir, US, UK or Canada? You can go for UK only or US only for MBA, because they will not consider even UK, because in US maximum universities and Canada maximum universities, they require 2 years of work experience. Means after BTech you have to go for 2 years of job work experience. You should take work experience. Only after that you can pursue MBA. You can do masters from Canada, you can do masters from UK, but you cannot do MBA from Canada or MBA from USA. You can do MBA from UK. आप UK से MBA कर सकते हो, उसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. और प्रिपरेशन के लिए आपको GMAT की प्रिपरेशन करनी चाहिए. अभी से कर लोगे, क्योंकि GMAT का जो स्कोर होता है वो 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है. तो GMAT का स्कोर लो और साथ में इंटर्नशिप्स करो और कुछ लीडरशिप से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करो. अपनी प्रोफाइल पे फोकस करो. डिटेल्स अगर चाहिए प्रोफाइल के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो. हम प्रोफाइल बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं. सहज बाजवा. सहज बाजवा. सहज. Hello. And then Mark. Hello. Yeah. Good afternoon, sir. Sir, so presently I'm in 11th standard and I have opted for humanities. And for the past 5 years, up to 10th, I have had French. So if I wish to study in Canada, like what exam or what test should I take presently in French language that would be beneficial or that would add to my advantage? For Canada, for visa, you need to give IELTS exam, not French exam, but your certification of French. If you go to French-dominated province like Quebec, like Nova Scotia, then you will get advantage of getting grant from the government, because government pay those students, because you no need to pay, go for part-time jobs. They will give you some grant, because as you are a French learner, and they will give you advantage of that. बट उसके लिए आपको फिर वहीं पे ही स्टे करना पड़ेगा और उस वहीं की फ्रेंच बेस्ड प्रोग्राम्स में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर आपको फ्रेंच में बहुत ज्यादा पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और कुछ खास एडवांटेज नहीं है, बट हाँ ग्रांट मिलेगा गवर्नमेंट. मार्क कुलश्रेष्ठ. Yes, sir. Yes. So can you describe a sample profile for an MBA aspirant? Yes. Sample profile for MBA aspirant is not very similar to that I have shown, but I can mail you the sample profile, because right now I cannot show. Right now it is not with me. I have to search, because I am taking query sessions. If you want to take, you can just ping me. I will definitely. This is my Instagram ID. You can follow me on Instagram, and I will forward you the details if you need that sample profile of MBA. Right? Nitin Ori. Nitin. मेरा जो क्वेश्चन था, इट इज रिगार्डिंग द सेम. मेरी बेटी है जो उसने फ्रेंच में B2 किया है एंड शी इज इन 12th राइट नाउ. Nitin, your sound is not clear. Your voice is cracking. Your voice is cracking. Is it okay now? नहीं यार, नितिन नहीं आ रही आवाज. नितिन नहीं आ रही है. नितिन हो रही. सर आप दूसरे को प्रेफरेंस दीजिए, नितिन का फिर आ जाएगा. Sir, can you hear Nitin? No. I can hear you. Perfectly fine. Shaurya Aditya Meera. Shaurya Aditya. Nitin is not audible, so Shaurya Aditya. Sir? Yes, Shaurya. Sir, this Shaurya Gogia this side, sir. Okay, Shaurya, you have another question? Yeah, please go. Yes, sir. Ask. सर अभी सर मैं अचानक से सर भी म्यूट हो गया था, अभी बोलते बोलते अचानक से. बोलो कोई बात नहीं. सर एक्चुअली सर मैं सर अभी 12th में आया हूँ सर अभी रिसेंटली. सर मुझे आगे सर बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस करना है, बट मेरे पास सर कॉमर्स स्ट्रीम है एंड मेरे पास मैथ्स नहीं है. मैथ्स की जगह सर मैंने कंप्यूटर साइंस चूज की थी, तो सर क्या मैं एलिजिबल हूँ? देखो, अगर आपको कंप्यूटर साइंस करना है और आपके पास कंप्यूटर साइंस में, तो आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको पहले मुझे बताओ कंट्री कौन सी जाना है. सर यूके एंड कनाडा. यूके में पॉसिबल है, कनाडा में पॉसिबल शायद नहीं है, क्योंकि कनाडा में तो बीबीए में भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है मैथ्स मांगती है, क्योंकि यूके में पॉसिबल है. मतलब टू गेट एडमिशन इन यूके, वी कैन ट्राई फॉर फ्यू यूनिवर्सिटीज इन कनाडा,
we can ask and we can give a strong reason why you want to computer science. अगर एडमिशन बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कनाडा में नहीं है कि आप कर सकते हो, लेकिन यूके में आप कर सकते हो. आपको एक ब्रिज कोर्स, फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा साथ में, वो साइड बाय साइड ही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. कनाडा शौर्य आदित्य घीरा और फिर लास्ट में गीत चौधरी अगेन. गीत चौधरी शुरू से ही हैंड रेस कर रहे थे. पहले शौर्य से शौर्य आदित्य इज आस्किंग. शौर्य आदित्य, देन लास्ट गीत चौधरी कैन आस्क द लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड. यस. शौर्य आदित्य घीरा, if you can ask, otherwise Geet you can continue. Any other question? सर तीन पार्टिसिपेंट ने हैंड रेस किया हुआ है. सर गीत चौधरी कुछ पूछ तो रही है मेरे ख्याल से, बट उसका या पूछ रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल का स्कोप क्या है, मतलब मुझे मेडिकल कोर्स करना है अब आफ्टर 12th. आफ्टर 12th मेडिकल डायरेक्ट आपको किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं मिलेगा, आपको पहले बीएससी करना पड़ेगा बायोलॉजी में. उसके बाद आपको वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा. एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद ही आपको ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन मिलेगा. और ऑस्ट्रेलिया की जो मेडिकल है वो इंडिया की मेडिकल की 2.5 टाइम्स है. 2 से 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, विच इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल. अगर आपको मेडिकल करनी है तो इंडिया से कर लो. अगर इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता तो आप जो ये इंडिया के एट पार कंट्रीज है जैसे रशिया, चाइना, पोलैंड, हंगरी, नेपाल, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये कुछ 10-12 कंट्री. My dream country is Australia only, so I will go to Australia only. Then you should pursue BSc first. Then after that you can appear for medicine. Okay. तो कब तक अप्लाई कर सकती हूँ सर मैं वीजा के लिए? हाँ बेटा. कब तक अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए? अब क्योंकि 12th तो काफी लेट हुई जा रही है. तो देखो ऑस्ट्रेलिया 2022 तक तो वैसे भी कोई एडमिशन दे ही नहीं रहा ना, बॉर्डर्स ही क्लोज है वहाँ पे. इंडियन अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए एडमिशन ही ओपन हुए. ऑस्ट्रेलिया को तो अभी आपको होल्ड करना पड़ेगा इंग्लिश स्पीकिंग जब तक कोविड है, फॉर एनी कोर्स. तमन्ना हेलो हाँ जी, मैं तमन्ना का फादर बोल रहा था. तो आई हैव ए क्वेश्चन. उसने अभी B2 कर लिया है फ्रेंच में, तो एंड शी इज इन ह्यूमैनिटीज. तो सो अभी हमारा बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट कि फ्रेंच लैंग्वेज में उसका इंटरेस्ट है, लाइक मास्टर्स एंड अदर थिंग्स. बट ऑब्वियसली 12th के बाद जर्नलिज्म, ट्रांसलेशन वगैरह में भी वी आर आल्सो लुकिंग टुवर्ड्स दैट. तो फ्रांस में या जैसे अभी क्यूबेक का रीजन बता रहे थे कनाडा वगैरह में, तो मतलब इनमें ऑब्वियसली क्या प्रेफरेंस मिलेगी या कैसे हो सकता है? एज सच ये मिलेगी कि जो डोमिनेटेड है ना वहाँ के ड्यूटी फीस कम है, सिखाने के लिए पैसा भी देते हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा बजट कम हो जाएगा. और वहां पे जाके आपको फिर फ्रेंच स्पीकिंग कंपनीज या फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज जहाँ पे फ्रेंच लोगों की रिक्वायरमेंट है उसका एडवांटेज मिल जाएगा, जो भी ऐसे बहुत कम बच्चे जाते हैं. तो यही एक एडवांटेज है, बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है. फ्रांस भेजना तो फ्रांस भेज सकते हैं लिटरेचर पढ़ने के लिए, फ्रेंच लिटरेचर पढ़ने के लिए. अभी 12th में है बच्ची तमन्ना? अभी 12th में. हेलो, अभी 12th में पेपर नेक्स्ट ईयर, मतलब ऐसे ड्यू है मार्च में पेपर. तो ओके, नेक्स्ट ईयर की ना, अभी करंट 12th में गई है ना, अभी तो सर अभी वैसे बाहर जाने के लिए आपको आईएलटीएस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा. आईएलटीएस का एग्जाम देना पड़ेगा. सिर्फ फ्रेंच के एग्जाम से आपको वीजा नहीं मिलेगा. वीजा ऑफिसर आईएलटीएस का एग्जाम देखता है. 7.5 बैंड्स तक ले आओगे तो आपको कुछ स्कॉलरशिप भी मिल सकती है फ्रेंच डोमिनेटेड यूनिवर्सिटीज में. तो ये आईएलटीएस के एग्जाम कब होते हैं कुछ? सर आईएलटीएस के एग्जाम साल में एवरी सैटरडे होता है और एक महीने में एक थर्सडे होता है, मतलब महीने में 5 बार होता है. पूरे साल में पेपर चलते रहते हैं. आईएलटीएस के सैट का एग्जाम साल में 7 बार होता है. टॉफल का एग्जाम 50 टाइम्स इन अ ईयर होता है. जीमैट जीआरई आप बुक
सकते हो, इन एग्जाम्स को आपको बुक कराना पड़ता है। तो आपके हिसाब से अगर सपोर्ट करते हैं सर इन सब चीजों, अगर आइल्स की तैयारी अगर बंदा स्क्रैच से शुरू कर रहा है मतलब अभी सो कितना टाइम में मतलब एक बार को वी कैन डू अ फर्स्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट? IELTS an exam English. It has 4 sections: reading, writing, listening and speaking. It will take not more than 2 months. मतलब अगर if student is from very good school and her English is excellent, then she will take at least I think hardly 1 month to cover this exam, to clear. It is not very difficult because we are learning English from first standard. Yeah. शौर्यादित्य घीरा, and last question from Shaurya, last हो गया. शौर्यादित्य घीरा. Yes, good afternoon, sir. Yeah. Sir, am I audible? Please go on. Keep on speaking now. Good afternoon. Sir, Sir, I am in class 12th and waiting for the exams, and I want to pursue BTech in Canada. But sir, I have not done any previous preparation, although my grades have been good. So is it too late to pursue that, sir? See, how much you are expecting? Yes, sir. If CBSE take the score, you will get 80%, 75%, 90%. Sir, something about 95 or so I'm expecting. अरे वाह, तो you are a, I think, ब्रिलियंट स्टूडेंट. आपके 90 प्लस से आएंगे तो ब्रिलियंट कैटेगरी में आ रहे हैं. तो आपको तो सिर्फ बेटा आइल्स के लिए अच्छा स्कोर लाना है और आप अपना स्कोर कार्ड हमें दे दो. आइल्स की प्रिपरेशन कर लो, हम भी प्रिपरेशन कराते हैं आइल्स की. आइल्स प्रिपेयर कर लो, हम आपका वीजा लगवा देंगे. 90% 5% वालों को तो कनाडा हंस के लेगा. कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है. अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी. तो सर अभी लेट तो नहीं है ना, क्योंकि मैं अभी 12th के उसमें हूँ सर. लेट कुछ नहीं होता इस समय, तो पूरा वर्ल्ड लेट है. लेट कुछ नहीं होता, आपका जनवरी फरवरी में एडमिशन हो जाएगा. 3-4 महीने सबका लेट है, क्योंकि अभी कुछ डिसीजन नहीं आया है. तो अभी आपने पहले तो अप्लाई नहीं किया, तो एटलीस्ट 6 महीने पहले तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा ना. तो पहले आइल्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा प्रोसेस होगा स्टार्ट. आइल्स के एग्जाम के बाद पासपोर्ट बनाओ आपका. नहीं सर, अप्लाई पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा, वो बन के आएगा. आइल्स की प्रिपरेशन साथ साथ करो, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, तब आप आ जा पाओगे. Last Shaurya Gogia, last question from you. You are repeating. Thank you. Last question now. Wrap up. Shaurya Gogia. Yes. Last question. Sir, I'm audible, sir? हाँ बोलो बेटा. सर मेरे सर मतलब 9th के अंदर सर कोई अच्छे स्कोर नहीं आए थे, बस सर 10th के अंदर सर आई स्कोर 70 एंड 11th में सर आई स्कोर सर 85 एंड 12th में मैं रिसेंटली आया हूँ. तो सर मतलब मेरे 9th में मतलब स्कोर थोड़े बैड ग्रेड्स हैं. तो सर मैं मतलब यूके जा सकता हूँ? जा सकते हो यूके में. आपको 9, 10, 11 का स्कोर नहीं देखते. यूके वाले आपका करंट ईयर का स्कोर देखेंगे और यूके आपका आइल्स का स्कोर देखेंगे और यूके देखेंगे पास बजट कितना है. सीधी सी बात है. सारे स्टूडेंट्स जो भी अभी इस समय वेबिनार में बैठे हैं, ध्यान सुन लो. अगर आपके पास बजट है तभी आप स्टडी अब्रॉड जाओ. अगर आप अपने पेरेंट्स को प्रेशर नहीं देना चाहते, बजट नहीं है, तो स्टडी अब्रॉड के लिए कोई भी रिसर्च ना करो. और अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफाइल रखते हो और आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, तब भी आप स्टडी अब्रॉड के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि स्कॉलरशिप का चांस लिया जा सकता है. तो शौर्य, आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा यूके में. अगर आप 80% मार्क्स पे ले जाते हो तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, सिर्फ आइल्स के बेसिस पे. सर एक क्वेश्चन लास्ट, सर लक्ष्य का लास्ट ले लेते हैं. लक्ष्य का क्वेश्चन रह गया. लक्ष्य बोलो जल्दी. सर मेरे को सर जैसे कनाडा के लिए अप्लाई करना, तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा? क्या कर रहे हो अभी लक्ष्य? बताओ सर को पहले, कहाँ पे हो, किस क्लास में हो? लक्ष्य अभी करंट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? व्हाट आर यू डूइंग? वेयर आर यू राइट नाउ लक्ष्य? व्हिच क्लास, बैचलर्स और 12th? सर आई एम इन 11th राइट नाउ. अच्छा. यस सर. तो 11th में हो तो सबसे पहले बेटा अपना प्रोफाइल अच्छा बनाओ. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो. स्कूल में नहीं हो रही तो हमारी हेल्प लो, हम आपकी करवा के देंगे. अपनी
प्रोफाइल पे फोकस करोगे तो पैसे बचा लोगे, जो स्कॉलरशिप के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और आइल्स की तैयारी करनी है और अपने ग्रेड्स पे फोकस करना है, यानी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रोफाइल पे ही फोकस करना है। और जब आप 12th के फर्स्ट ईयर 12th में मार्च अप्रैल में आ जाओगे तब आइल्स का एग्जाम दे देना और अपना प्रोसेस जो है अक्टूबर नवंबर से 22 से स्टार्ट करा देना। अभी आप 11th पे, आपको सिर्फ प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है और कुछ नहीं करना इस सब। Sir, I think we should wrap up now. It's 2 o'clock now, तो 2 घंटे का वेबिनार हो गया। सब स्टूडेंट्स को थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम जरूर आती है, हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई होप कि सबने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। कुछ एलिमेंट्स जो थे डिस्टर्बिंग थे जिनको हमने पहले ही हटा दिया है, तो बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। यू आर सच ए नाइस ऑडियंस। तो and sir, details के लिए they can call you, sir. Details के लिए they can message you or they can call you, because we cannot take everybody's query to a long this thing, so they can call you for that. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks, sir. Thanks for everything. Yes, sir. Thank you. Okay, sir. We'll end the meeting. Yeah.